हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के एएसी पेपर हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल के बस आपको ऊपर ऊपर बता दें, हम इस प्रकार से आपको तैयारी कराएंगे क्योंकि देख सकते हैं आप, हमने थंबनेल में लिखा है अंतिम प्रहार। मतलब यदि अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एएसी पेपर हिंदी में कुछ नहीं जानते हैं। इसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, आपको यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो 10 मिनट 12 मिनट के होंगे और बोल दिया जाएगा कि यही आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वही क्वेश्चन सेट कर रहे हैं और आप पीवाईक्यू के चक्कर में रहिएगा तो यूनिवर्सिटी तो ऐसा है नहीं कि जो प्रीवियस सेशन में पूछा गया एज इट इज़ वही दे दे। इसलिए आपको सिलेबस के सभी टॉपिक्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम ये आपके लिए अंतिम प्रहार लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एएसी पेपर के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे सारे क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे और इसी के साथ जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या उसका पैटर्न रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ में चलते हैं और हर बार की तरह हम लोग सबसे पहले सिलेबस से देखेंगे क्या क्या आप लोग का सिलेबस है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस पहले से भी मालूम होगा तो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। आप सिलेबस को आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो पहली बार एएसी पेपर का नाम सुन रहे हैं या फिर इसको देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडमिट कार्ड आने के बाद वे एग्जाम के लिए उठते हैं कि चलो अब एग्जाम आया है पढ़ना है, तो वे सारे स्टूडेंट्स देख लीजिए सिलेबस क्या है स्टूडेंट्स। सिलेबस आपको हिंदी व्याकरण और संप्रेषण पढ़ना है जिसमें इकाई 1 में पढ़ना है आप लोगों को समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, पल्लवन एवं संक्षेपण। इकाई 2 में पढ़ना है संप्रेषण, अवधारणा और महत्व, संप्रेषण, प्रकार, माध्यम एवं तकनीक। अब बोलिएगा सर समास का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, पर्यायवाची शब्द का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आपको 1 मार्क्स में दे दिया जाएगा। आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन को देखिएगा तो जो ग्रुप ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो सही है उसको आपको टिक करना है। तो इसलिए आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ना होगा। और डेप्थ में पढ़िएगा कहाँ से, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, अब वीडियो को हम आगे आपको बताने वाले हैं। देखिए ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है और एएसी पेपर हिंदी में स्टूडेंट्स फुल मार्क्स आपका 50 होने वाला है और पास करने के लिए कम से कम आपको 20 अंक लाने अनिवार्य होते हैं, नहीं तो आप इसमें फेल हो सकते हैं। और वे स्टूडेंट्स खास करके विशेष ध्यान दें जो सेमेस्टर 1 में भी किसी सब्जेक्ट्स में फेल होकर सेमेस्टर 2 में प्रमोट हुए हैं, और यदि आप सेमेस्टर 2 में भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट तो आप सेमेस्टर 3 प्रमोट नहीं किए जाएंगे, फिर आपका सेशन बैक लगेगा और अब डायरेक्ट आप 25-29 सेशन के साथ अब सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम दीजिएगा, 2 का भी दीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के यदि आप 9 सब्जेक्ट्स में पास नहीं होते हैं तो आपको सेमेस्टर 3 में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को हम लोग एक्सपेंड नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक में आते हैं। और जो पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट, समास। आइए समास को हम लोग समझते हैं, समास क्या होता है, इसके उदाहरण क्या है, इसके भेद क्या है और पीवाईक्यूज में क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए इसमें सबसे पहले आप समास का इंट्रो समझिए कि मतलब आखिर समास हम लोग पढ़ते क्यों हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग बहुत लंबा शब्द का यूज करते हैं, जैसे राजा का पुत्र, तो आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा लंबा है सो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं राजपुत्र लिख सकते हैं। आप बहुत बार सुनते होंगे ये सूर्य की किरण आ रहा है, तो हम लोग की जगह डायरेक्ट इसको समास के जरिए लिख सकते हैं सूर्य किरण। फिर देव का आले, देवाले, तो इस प्रकार समास काम करता है। लेकिन आप इसको लिखिएगा कैसे, ये तो समझ गए कि कोई भी बड़ा शब्द को हम लोग छोटा रूप में लिखते हैं तो वो समास कहलाता है। तो आइए इसका डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं कि समास आखिर है क्या और इसका जरूरत क्यों पड़ा समास का। देखिए समास क्या है स्टूडेंट, इसका जरूरत क्यों पड़ा समास का, ये पहले समझिए। हिंदी भाषा की खूबसूरती उसके शब्दों में छुपी होती है। हर दिन हम बोलते हैं और लिखते हैं लेकिन अक्सर वाक्य लंबा और बोझिल हो जाता है। जैसे हम हमको बताएं सूर्य की किरण, राजा का पुत्र, तो नहीं लग रहा कि ये वाक्य थोड़े लंबे हैं, इसको हम लोग और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं
तो हम लोग हर दिन अपने दिनचर्या में कुछ कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं जिसके स्थान पे हम छोटे शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो वही सारे शब्दों को हम लोग समास में पढ़ते हैं, और समास में बहुत सारे नियम भी होते हैं कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी लंबे वाक्य को आप कुछ भी बोलते हैं। तो वही सारे नियमों को पढ़ेंगे, उदाहरणों को समझेंगे, और समास से कितने भेद हैं सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या है, हिंदी भाषा की खूबसूरती उसके शब्दों में छुपी होती है। हर दिन हम बोलते हैं और लिखते हैं, लेकिन अक्सर वाक्य लंबा और बोझिल हो जाता है। ऐसे समय में समास हमारी मदद करता है। तो ये समझ गए स्टूडेंट्स कि समास हमारी किस प्रकार से मदद करता है, कि हर दिन हम कुछ बोलते हैं और लिखते हैं, लेकिन अक्सर वाक्य क्या होता है, लंबा होता है और थोड़ा बोझिल टाइप में लगता है। तो ऐसे समय में हम लोग समास की मदद से उस वाक्य को हम लोग छोटा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग समास का एकदम सरल सा डेफिनेशन जो अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए समास क्या है, समास एक ऐसा तरीका है जिससे दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बना लेते हैं। देखिए समास क्या है, समास कुछ नहीं, समास एक ऐसा तरीका है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बना लेते हैं। देखिए आप ये इसको समझना बहुत जरूरी है, एक नया छोटा और अर्थपूर्ण। ये नहीं कि आप छोटा के चक्कर में बिना अर्थ वाले कोई भी शब्द बना दे, नहीं। समास एक ऐसा तरीका है जो क्या करती है, जो दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनाती है, जो कि छोटा भी होता है और अर्थपूर्ण शब्द भी बनाता है, या शब्दों को जोड़कर वाक्यों को छोटा और सरल बनाता है। देखिए समास क्या करता है स्टूडेंट्स, समास जो है वह शब्दों को जोड़कर वाक्यों को छोटा और सरल बनाता है, और भाषा को सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली भी बनाता है। तो ये समझ गए स्टूडेंट्स। आइए इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो सके। जैसे क्या है कि राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है कि वाक्य आपको ये लंबा लग रहा है। इसमें देख सकते हैं कि 3 शब्द दिए गए हैं, राजा, फिर का, पुत्र। सेम चीज को हम लोग राजपुत्र भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब वही होता है, राजा का पुत्र। तो ज्यादा लंबा बोलने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट एक शब्द में बोलिए, राजपुत्र। तो तुम अच्छा भी लग रहा है कि इतना राजा का पुत्र ना बोलकर डायरेक्ट हम लोग राजपुत्र बोले, और अर्थ बिल्कुल सेम होता है। जो राजा का पुत्र जो अर्थ बता रहा है, सेम अर्थ आपका राजपुत्र भी बता रहा है। फिर देखिए आप कभी कभी आप सुनेंगे सूर्य की किरण आ रहा है, तो क्यों इतना लंबा बोलना। हालांकि ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आप समास के जरिए इस चीज को और भी छोटा और अर्थपूर्ण और छोटा बना सकते हैं। डायरेक्ट बोल सकते हैं सूर्य किरण आ रही है, सूर्य की किरण के बजाय आप सूर्य किरण बोलिए। फिर देखिए सुन क्या कि देव का आलय, अब बोल सिंपली आप बोल सकते हैं देवालय। अब सुनो ध्यान दें कि समास केवल शब्दों को जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह भाषा का संक्षिप्त और शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। अब देखिए ये कभी नहीं समझिएगा कि समास से शब्दों को जोड़ने का काम करती है, बल्कि यह भाषा की संक्षिप्त और शक्तिशाली अभिव्यक्ति भी होती है। आइए समास के कुछ महत्व देखते हैं कि समास को तुम लोग समझ गए कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर ये एक छोटा अर्थपूर्ण शब्द बनाता है, लेकिन इसका महत्व क्या है, हम लोग इसे पढ़ते क्यों हैं। तो आइए इसके कुछ महत्व देखते हैं। सबसे पहला महत्व स्टूडेंट यह है कि यह भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाता है। ये पहला महत्व हो गया। क्या करता है कि लंबा वाक्य छोटा और साफ हो जाता है। फिर क्या करता है, इसका दूसरा जो महत्व है वह है साहित्य में सुंदरता लाती है। कविता, कहानी और निबंधों में शब्दों की खूबसूरती बढ़ती है। समझने में सरलता होती है, पढ़ने और लिखने में ये आसानी होती है। इसके बाद देखिए क्या है, अर्थ की स्पष्टता। शब्दों के जोड़ से अर्थ ज्यादा स्पष्ट और प्रभावशाली बनता है। समय की बचत, कम शब्दों में ज्यादा जानकारी देना संभव होता है। और आइए लास्ट में हम लोग देखते हैं इसका और भी क्या है कि सरल भाषा में कहें तो समास क्या है, समास शब्दों का शॉर्टकट है जो भाषा को आकर्षक और आसान बनाता है। तो हमने ये देखा कि समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्द को मिलकर एक छोटा अर्थपूर्ण शब्द बनाता है। इसके बाद हमने कुछ उदाहरण भी देखा, और इसके बाद हमने महत्व को देखा। महत्व में पहला देखा कि ये भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाता है। कैसे कि ये लंबे वाक्यों को छोटा और साफ बना देता है। फिर हमने देखा कि समास का साहित्य में सुंदरता बढ़ाने में काम आता है कि कविता, कहानी और निबंधों में शब्दों की खूबसूरती बढ़ती है। समझने में ये सरलता लाती है, पढ़ने और लिखने में आसानी होती है। देन ये समास क्या करती है कि अर्थ की स्पष्टता को ये और भी ज़्यादा बढ़ाती है। शब्दों के जोड़ से अर्थ ज़्यादा स्पष्ट और प्रभावशाली बनता है। समय की बचत होती है, कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देना संभव होता है। सरल शब्दों में कहें स्टूडेंट तो समास शब्दों का एक शॉर्टकट फॉर्म है जो भाषा को आकर्षक और आसान बनाता है। आइए स्टूडेंट बात करते हैं कि समास कैसे बनता है।
देखिए हमने इसलिए इतना डिटेल में लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और लाइफ में आप एक ही बार 10th किए हैं, 11th किए हैं, 12th किए हैं, ग्रेजुएशन भी एक ही बार कीजिएगा। ग्रेजुएशन आपका एक ऐसा फेज होता है जिसमें आप सभी चीज़ों को एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। यदि आप यहाँ भी काम चोरी कीजिएगा, यहाँ भी आलसी कीजिएगा, तो फिर आपको लाइफ में दोबारा वक्त नहीं मिलेगा कि फिर से आप समाज पढ़ें या फिर से आप क्रिया पढ़ें। तो इसलिए अभी समय है, आप पढ़िए अच्छे से। ये नहीं कि आप सो के वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल में इधर कुछ और खुला हुआ है और इधर आप लेक्चर देख रहे हैं, तो कहीं से भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए समास अब कैसे बनता है इसके बारे में आप देखिए। क्या है, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर नई अर्थपूर्ण इकाई बनाते हैं तब हम समास बनता है। देखिए ये तो समझ गए कि समास है क्या, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि समास आखिर बनता कैसे है। जैसे क्या है कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नई अर्थपूर्ण इकाई बनाते हैं तब समास बनता है। वही चीज जो हमने पहले बोला था, वही चीज को यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नई अर्थपूर्ण, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अर्थपूर्ण बनाती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो छोटा बना रही लेकिन बिना अर्थ का बना रही है तो वो समास नहीं कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नई अर्थपूर्ण इकाई बनाता है तब उसे हम समास करते हैं। उसका अर्थ निकलना चाहिए, और ऐसा नहीं कि जो शब्द लॉन्ग में है उसका अर्थ और जो शब्द आप एक शब्द में लिखे हैं उसका अर्थ अलग अलग हो तो फिर वो समास नहीं कहलाएगी। जैसे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, उदाहरण है जैसे कि सूर्य किरण, तो सूर्य प्लस किरण है तो हम लिख सकते हैं इसको सूर्य किरण। राजा प्लस महल है इसको लिख सकते हैं राजमहल। सेम अर्थ है, सूर्य किरण मतलब सूर्य की किरण हो गया, राजा महल मतलब कि राजमहल, राजा का महल। माता पिता यानी माता पिता हो गया। और उसमें ध्यान दें कि समास में कभी कभी पहला शब्द दूसरे पर निर्भर होता है, कभी दोनों समान महत्व के होते हैं और कभी कभी अर्थ उनका अलग निकलता है। तो ये सारी कुछ बात ध्यान में देने लायक होती है। जैसे क्या है कि समास में कभी कभी पहला शब्द दूसरे पर निर्भर होता है, समझा, लेकिन कभी दोनों समान महत्व के होते हैं और कभी अर्थ उनका अलग निकलता है। आइए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, समास के भेद हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया जाएगा कि समास के भेद बताइए, ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि आपको इसमें से कौन सा एक समास का भेद है, तो फिर उसको आपको लिखना होगा। हम आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन पेपर भी हमने यहाँ पे ले रखा है और आगे आने वाले वीडियोस में आपके जो प्रीवियस सेशंस के क्वेश्चन पेपर हैं 23-27 के, वे सारे क्वेश्चंस को भी हम आपको कवर करवाएंगे। देखिए जो पहला समास का भेद है स्टूडेंट्स वह है द्विंदु समास। इसके बाद है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अविभाज्य समास। आइए एक एक करके सभी समासों को हम लोग देखते हैं। पहला है सुनिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है सुनिए, इसे देखिए। द्वंद्व समास वह समास है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द समान महत्व के होते हैं और मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है उसमें स्टूडेंट्स, आप ये चीज याद करके रखिए, दो या दो से अधिक शब्द समान महत्व के हो तो वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। क्या है, फिर से सुनिए कि जब दो या दो से अधिक शब्द समान महत्व के होते हैं तो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो वही है कि द्वंद्व समास वो होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक शब्द समान महत्व के होते हैं और मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। इन शब्दों के बीच हमेशा और का भाव रहता है। सरल शब्दों में कहें तो दो चीजें बराबर महत्व की हो और जोड़कर नया शब्द बन जाए तो वही द्वंद्व समास है। इसमें बहुत याद करने लायक चीज है कि समान महत्व के दो या दो से अधिक शब्द हो, समान महत्व के, तो जो शब्द बनते हैं वो होते हैं द्वंद्व समास। तो वही है कि दो चीजें बराबर महत्व की हो और जोड़कर नया शब्द बन जाए तो वह ही द्वंद्व समास कहलाती है। आइए कुछ इनकी विशेषताएं को देखते हैं। विशेषताएं क्या है इसमें, दोनों शब्द समान महत्व के होते हैं, इनके बीच और का भाव होता है। इनके बीच किस चीज का भाव होता है, देख इसका जो पहला विशेषता है वह है कि ये समान महत्व के होते हैं और दूसरा विशेषता है कि इनके बीच और का भाव रहता है। यह संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, भाषा को छोटा, सरल और प्रभावशाली यह बनाता है। कविता, कहानी और निबंधों में अक्सर प्रयोग यह होता है। देखिए ये सारी कुछ इनके विशेषताएं। जैसे देखिए उदाहरण है क्या, माता पिता मतलब समान महत्व के हैं माता और पिता। इसके बाद देखिए दिन रात। दिन रात आप क्या बोले, एक दिमाग में दिन रात मतलब कि दिन और रात, इसमें और का भाव छुपा हुआ है और सेम महत्व का है। राम लक्ष्मण मतलब कि राम और लक्ष्मण, इसमें और का भाव छिपा हुआ है। राजा रानी मतलब कि राजा और रानी, सुख दुख यानी सुख और दुख। आइए स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भेद है समास का वह है तत्पुरुष समास। इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है।
देखिए इसका परिभाषा क्या है इसमें कि तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें पहला शब्द दूसरे शब्द पर निर्भर करता है। देखिए हम आपको बताएंगे भी उदाहरण में कि किस प्रकार से निर्भर करता है। देखिए तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास वह समास होती है जिसमें पहला शब्द दूसरे शब्द पर निर्भर करता है और उसके अर्थ को स्पष्ट करता है। इस प्रकार के समास में अक्सर का, की, के का भाव रहता है। देखिए फिर से समझिए, हम लोग द्वंद्व समास में क्या देखें कि वे सेम महत्व का होता है और उसमें और का भाव छिपा हुआ रहता है। लेकिन तत्पुरुष समास में क्या है? तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें पहला शब्द दूसरे शब्द पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं कि पहला शब्द जो है वह दूसरे शब्द पर निर्भर करता है और उसके अर्थ को स्पष्ट करता है। जो पहला शब्द है वह दूसरे शब्द पर निर्भर करता है, क्यों? ताकि वो उसका अर्थ को वह स्पष्ट कर सके। इस प्रकार के समास में अक्सर का, की, के का भाव रहता है। समझ रहे हैं? सरल शब्दों में कहें तो पहला शब्द दूसरे पर निर्भर होकर उसका अर्थ विशेष बनाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर से समझिए तत्पुरुष समास क्या है स्टूडेंट? तत्पुरुष समास हम लोग वैसे समास को कहते हैं जब पहला शब्द दूसरे शब्द पर निर्भर करता है और उसके अर्थ को वह स्पष्ट करता है और इसमें स्टूडेंट का, की, के का भाव होता है। वही हमने सरल भाषा में लिखा है कि पहला शब्द दूसरे पर निर्भर होकर उसका अर्थ विशेष बनाता है, तो ऐसे समासों को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए इसके कुछ विशेषताएं देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे। देखिए इसकी विशेषताएं सेम है कि पहला शब्द हमेशा दूसरे शब्द को विशेष बनाता है। अभी हम लोग जब उदाहरण देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो क्या है विशेषताएं? क्या है कि पहला शब्द हमेशा दूसरे शब्द को क्या करती है? उसको विशेष बनाता है। जैसे होता है ना कि बहुत बार आप सुने होंगे कि ये हमें विशेष बना रहा है, ये शब्द के वजह से ये चीज विशेष दिख रहा है या बन रहा है या शो हो रहा है, तो ये सारी चीजें। तो तत्पुरुष समास में हमने क्या देखा कि पहला शब्द जो है वह दूसरे शब्द पर निर्भर होता है, मतलब कि वो उसको विशेष बनाता है और उसका अर्थ स्पष्ट करता है और इसमें का, की, के का भाव होता है। यह सामान्यतः संज्ञा या विशेषण के रूप में आता है। भाषा को संक्षिप्त, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाता है। हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग शब्दों को अधिक प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। देखिए जैसे इसका उदाहरण देखिए, राजमहल। राजमहल मतलब समझ रहे, राजा का महल। इसमें का भाव छिपा हुआ है। जैसे हमने दिन रात देखा, मतलब दिन और रात, उसमें और का भाव छिपा हुआ था। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि राजमहल मतलब आप समझ रहे होंगे कि राजा का महल होगा, मतलब का भाव छिपा हुआ है। ग्रामवासी मतलब गांव का रहने वाला, इसमें भी का भाव है। जलपान मतलब कि पानी का पीना, सॉरी जलपान है मतलब वही है कि पानी का पीना। इसके बाद पुस्तकालय मतलब कि पुस्तकों का घर, इसमें का भाव है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। आप ये समझिएगा कि चलिए हम रट लेते हैं ये राजमहल मतलब राजा का महल, मानते हैं कि आपका एग्जाम कल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप रटने बैठ जाइएगा। समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। राजमहल, तो इसमें आपको का के भाव दिख रहा होगा कि राजमहल मतलब देखिए राजमहल मतलब क्या है? राजमहल मतलब राज कहने का मतलब है राजा, महल मतलब कि राजा का महल, तो वही हो गया राजा का महल, मतलब इसमें का भाव छिपा हुआ है। इसके बाद जलपान मतलब जल मानी पानी का पीना। पुस्तकालय मतलब क्या? पुस्तकालय मतलब पुस्तकों का घर, मतलब का भाव छिपा हुआ है। छात्रवृत्ति मतलब छात्र के लिए दी जाने वाली राशि, जैसे आपका स्कॉलरशिप, तो वही सारी चीजें हैं। ये नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है इसे देखिए। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें विशेषण प्लस विशेष्य मिलकर नया शब्द बनाते हैं। देखिए इसे समझना आपको काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, यदि आप इसे भी समझ जाएं तो आप एग्जाम में इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। और हम आपको पीवाईक्यूज भी करवाएंगे, तो पीवाईक्यूज का हम आपको आंसर भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास वह समास है जिसमें विशेषण प्लस विशेष्य मिलकर नया शब्द बनाते हैं। विशेषण विशेष्य को विशेष बनाता है और दोनों मिलकर अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करता है। देखिए क्या है कर्मधारय समास, क्या है इसे समझिए अच्छे से। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें विशेषण प्लस विशेष्य मिलकर नया शब्द बनाते हैं। मतलब वैसे समास जिसमें विशेषण प्लस विशेष से मिलकर एक नया शब्द बनाए वह कर्मधारय समास हो गया। क्या? वैसे समास जिसमें विशेषण प्लस विशेष से मिलकर एक नया शब्द बनाया वह कर्मधारय समास हो गया। जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? विशेषण विशेष्य को विशेष बनाता है। देखिए क्या है? विशेषण विशेष्य को
विशेष बनाता है और दोनों मिलकर अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करते हैं। सरल शब्दों में कहें कर्मधारय समास क्या है? विशेषण प्लस विशेष्य एक नया अर्थपूर्ण शब्द है, वही आपका कर्मधारय समास हो गया। और अब चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ? और स्टूडेंट ये पीडीएफ आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको सिर्फ वहाँ एएससी हिंदी का ही पीडीएफ नहीं, सभी सब्जेक्ट का, आपके सेमेस्टर 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका डिजिटल एजुकेशन हो गया, माइनर पेपर हो गया, मेजर पेपर, एमडीसी पेपर, सेक पेपर, सभी सब्जेक्ट्स का वहाँ गेस पेपर दिया गया है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप उसमें चले जाइएगा और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने ये कर्मधारय समास का परिभाषा देख लिया, अब आइए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। कर्मधारय समास क्या है कि वैसे समास जिसमें विशेषण प्लस विशेष्य मिलकर एक नया शब्द बनाए, वही आपका कर्मधारय समास हो गया। जिसमें क्या होता है, विशेषण विशेष्य को विशेष बनाता है और दोनों मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करते हैं। सरल शब्दों में हमने बताया कि कर्मधारय समास क्या है कि विशेषण प्लस विशेष्य, देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। कर्मधारय समास क्या है कि विशेषण प्लस विशेष्य एक नया अर्थपूर्ण शब्द दे, वही आपका कर्मधारय समास हो गया। तो सुन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा यदि आप कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं तो। आइए कुछ इसकी विशेषताएं को देख लेते हैं। इसका पहला जो विशेषता है स्टूडेंट्स, वह है शब्द विशेषण और विशेष्य के मेल से बनता है। देखिए क्या है, शब्द विशेषण और विशेष्य के मेल से बनता है, यह किसी वस्तु, व्यक्ति या गुण को विशेष बनाता है। देखिए कर्मधारय समास क्या करता है, या किसी वस्तु को, व्यक्ति को या गुण को या विशेष बनाता है। इसके बाद सामान्यतः संज्ञा के रूप में यह प्रयोग होता है। इसके बाद भाषा को सौंदर्यपूर्ण और सरल बनाता है। कविता, कहानी और निबंधों में इसका प्रयोग अक्सर होता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि नीलकमल मतलब नीला कमल है ना, मधुर वाणी, सुशील लड़का मतलब कि सुशील लड़का, इस प्रकार से है। सुंदर नगर, शीतल जल, ठंडा पानी। आइए जो लास्ट टेस्ट है वह है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है उसमें आइए देखते हैं इसको। बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें बने हुए शब्द का अर्थ उनके अंगों से अलग निकलता है। देखिए बहुव्रीहि समास क्या है उसमें? बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें बने हुए शब्द का अर्थ उनके अंगों से या अलग निकलता है। तो वही आपका हो गया स्टूडेंट्स बहुव्रीहि समास। एक मिनट, बहुव्रीहि समास क्या है उसमें? बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें बने हुए शब्द का अर्थ उनके अंगों से या अलग निकलता है। यह समास किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण का संकेत करता है, ना कि सीधे शब्दों के अर्थ का। सरल भाषा में कहें तो बहुव्रीहि समास शब्दों का अर्थ उनके अंगों से अलग निकलता है, वही हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? बहुव्रीहि समास बोलते हैं। फिर से समझिए, बहुव्रीहि समास वह समास होते हैं जिसमें बने हुए शब्द का अर्थ उनके अंगों से अलग निकलता है, वही इसी को हम लोग स्टूडेंट्स बहुव्रीहि समास कहते हैं। यह समास किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण का संकेत करता है, ना कि सीधे शब्दों का अर्थ का। सरल शब्द भाषा में कहें तो बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें शब्दों का अर्थ उनके अंगों से अलग निकलता है। मतलब क्या है? बहुव्रीहि समास शब्द वैसे समास होते हैं जिसमें शब्दों का अर्थ उनके अंगों से अलग निकलता है। आइए जब इसका उदाहरण करवाएंगे स्टूडेंट तो आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें पहली विशेषता है स्टूडेंट्स, शब्दों का अर्थ उनके अंगों से अलग निकलता है। यह किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण का संकेत देता है। सामान्यतः संज्ञा के रूप में यह प्रयोग होता है। इसके बाद चौथा जो विशेषता है वह है भाषा को सुंदर, रोचक और अर्थपूर्ण बनाता है। कविता, कहानी और निबंध में इसका प्रयोग भाषा को विशेष प्रभावशाली बनाता है। उदाहरण जैसे है पीताम्बर यानी पीला वस्त्र पहनने वाला, तो कौन हो गया? श्री कृष्ण। अब वही देखिए हमने क्या बोला था, बहुव्रीहि समास में क्या बोला था स्टूडेंट्स कि शब्दों का अर्थ उनके अंगों से अलग निकलता है। ये समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए, क्या है? शब्दों का अर्थ उनके अंगों से अलग निकलता है। जैसे आपने यहाँ पर उदाहरण जैसे बताया स्टूडेंट्स, देखिए क्या है? पीताम्बर मतलब पीताम्बर तो क्या? पीला वस्त्र पहनने वाला। इसमें देखिए शब्दों का अंग उसके अर्थ से अलग निकलता है। पीला वस्त्र पहनने वाला हम लोग किनको बोलते हैं? श्री कृष्ण को। तो वही हमने देखा ना बहुव्रीहि समास में।
क्या देखा बहुब्रीहि समास में कि वह समास जिसमें बने हुए शब्दों का अर्थ उनके अंगों से अलग निकलता है। देखिए बने हुए शब्द क्या है, पीला वस्त्र पहनने वाला, इसका अर्थ क्या है, श्री कृष्ण हम को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। नीलकंठ मतलब कि नीला गला वाला, नीला गला वाला कौन है स्टूडेंट्स, भगवान शिव जी। तो वही है ना कि शब्दों का अर्थ उनके अंगों से या अलग निकलता है। इन शब्दों का अर्थ, शब्दों का अंग क्या है कि नीला गला वाला, इसका अर्थ क्या है, भगवान शिव। धनहीन मतलब कि धन से रहित, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, शरद प्रभा यानी शरद ऋतु की रोशनी। इसके बाद एक लास्ट टेस्ट है आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? अव्ययभाव समास वह समास है जिसमें अव्यय शब्द से नया शब्द बनता है, या समास किसी क्रिया, समय या विशेषण का संकेत देता है और हमेशा अव्यय से या शुरू होता है, तो उसे हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। फिर से देखिए अव्ययभाव समास क्या है स्टूडेंट्स। देखो अव्ययभाव समास क्या है कि अव्ययभाव समास वह समास है जिसमें अव्यय शब्द से नया शब्द बनता है। देखिए आप बोलिएगा सर कि अव्यय शब्द क्या होता है, तो ये चीजें हम बताने लगते हैं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप सिंपली समझिए कि अव्ययभाव समास क्या होता है कि अव्ययभाव समास वह समास होता है जिसमें अव्यय शब्द से नया शब्द बनता है, यह समास किसी क्रिया, समय या विशेषण का संकेत देता है और हमेशा अव्यय से शुरू होता है, तो इसे हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो अव्ययभाव समास क्या होता है कि अव्यय शब्द से बना नया अर्थपूर्ण शब्द को हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय शब्द से बनता है, देखिए इसे कुछ अब सिंपली अव्ययभाव समास, अब सिंपली ये समझिए कि अव्यय से बनने वाले नया शब्द जो अर्थपूर्ण शब्द दे उसे हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। मतलब अव्ययभाव समास आप शब्द से ही बोल सकते हैं कि जो शब्द अव्यय शब्द से बने, मतलब उसी को हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं, लेकिन वो शब्द से बने लेकिन वो अर्थपूर्ण शब्द हो। तो यही कुछ इनकी कुछ विशेषताएं दी गई है कि अव्यय शब्द से ये बनता है, किसी क्रिया, समय या गुण का संकेत देता है, सामान्यतः संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, भाषा को सटीक, स्पष्ट और अर्थपूर्ण यह बनाता है। तो इसी चीज को हम लोग स्टूडेंट्स अव्ययभाव समास कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण इसके कुछ देखिए क्या है, अथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो देखिए अव्यय शब्द से बना है, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन मतलब कि प्रतिदिन करने का मतलब कि हर दिन। उपकार किसी के लिए किया गया भला। अधोलोक मतलब नीचे का लोक। अज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका समासों का संकलित सूची, मतलब सभी समासों को हमने एक जगह यहाँ रखा है। तो यहाँ से बताने से अच्छा कि हम आपको पूरे डीपली जो भी शुरू से लास्ट में बताए हैं वो चीजें हम बता देते हैं। समास से स्टार्ट करते हैं, समास, इसके बाद इसके प्रकार। समास में हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि समास एक ऐसा तरीका होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बना लेते हैं, इसी चीज को हम लोग समास कहते हैं। फिर हमने उदाहरण भी ढेर सारा देखा, जैसे कि सूर्य की किरण, इसका नया शब्द क्या होगा, सूर्य किरण। इसके बाद इसके कुछ महत्व हैं, तो वही सारी चीजें हमने यहाँ पर एक संक्षिप्त में दे रखा है, तो इसे आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। हम आपको पूरा शॉर्टली बता देते हैं जो अभी तक हम आपको बताएं सभी चीजें। इसके बाद स्टूडेंट पर्यायवाची शब्द, इससे भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बोल दिया जाएगा कि जल का पर्यायवाची शब्द लिखिए, 3 पर्यायवाची शब्द, 4 पर्यायवाची, तो ये सारी चीजें भी हम करवाएंगे। तो पहले आप जो भी हम आपको समास पढ़ाएं इसका पूरा एक शॉर्टली आप ओवरव्यू कर लीजिए। समास में हमने क्या क्या देखा कि समास क्या है कि समास एक ऐसा तरीका होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा और अर्थपूर्ण शब्द या बना लेते हैं, इसी चीज को हम लोग समास कहते हैं। उदाहरण में हमने देखा देव का आले यानी देवालय। और समास में ध्यान देने वाली बात यह होती है कि समास केवल शब्दों को जोड़ने का नाम नहीं होता है, बल्कि यह भाषा की संक्षिप्त और शक्तिशाली अभिव्यक्ति होती है। बहुत को ये समझते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्द को जोड़कर एक नया शब्द बना दो तो ये समास कहला जाएगी, लेकिन ये तो है ही। लेकिन इसी के साथ ये भी है कि यह भाषा की संक्षिप्त और शक्तिशाली की अभिव्यक्ति भी होती है। इसके बाद हमने समास के कुछ महत्व देखा, जिसमें पहला महत्व था आपका भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाना, साहित्य में इसकी सुंदरता बढ़ाना, समझने में सरलता लाना, अर्थ की स्पष्टता, समय की बचत, ये सारी चीजें। और यह फिर हमने देखा कि समास शब्दों का एक शॉर्टकट है जो भाषा को आकर्षक और आसान बनाता है। इसके बाद हमने देखा कि समास कैसे बनता है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नई अर्थपूर्ण इकाई बनाते हैं तब समास बनता है। जैसे में हम लोग देखा था कि सूर्य प्लस किरण, सूर्य किरण, राजा प्लस महल, राजमहल, ये सारी चीजें।
इसके बाद हमने देखा स्टूडेंट समास के भेद, जिसमें हमने 5 भेद देखा। पहला भेद आपका था द्विंदु समास, दूसरा था आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययभाव समास। जिसमें हमने पहला द्विंदु समास में क्या देखा, फिर से आप रिकॉल कर लीजिए और अच्छे से सुनिए। जिसमें हमने द्विंदु समास में क्या देखा कि द्विंदु समास वह समास होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द समान महत्व के होते हैं। जब समान महत्व के 2 या 2 से अधिक शब्द हो और एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाए तो उसी को हम लोग द्विंदु समास कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो 2 चीजें बराबर महत्व की हो और जोड़कर एक नया शब्द बन जाए तो वही द्विंदु समास कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है। इसी कुछ विशेषताएं भी हमने देखा, जिसमें पहला था कि दोनों शब्द समान महत्व के होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इनके बीच और का भाव होता है। और का भाव कैसे होता है, जैसे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स कि दिन रात, दिन और रात, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राजा रानी, राजा रानी कहने का मतलब है सुन कि राजा और रानी, तो वही हमने देखा कि द्विंदु समास में और का भाव छिपा हुआ होता है। इसके बाद हमने तत्पुरुष समास में देखा। तत्पुरुष समास में हमने क्या देखा कि तत्पुरुष समास वह समास होते हैं जिसमें पहला शब्द क्या होता है दूसरे शब्द पर निर्भर करता है और उसके अर्थ को स्पष्ट करता है। इस प्रकार के समास में अक्सर का की के का भाव होता है। आप ये बोलिएगा सर का की के का भाव कैसे होता है, जैसे देखिए स्टूडेंट हमने बताया था, आपको एक उदाहरण बताए थे हमको, ग्रामवासी, मतलब ग्रामवासी कहने का मतलब गांव का रहने वाला। जैसे हम बोलते हैं कि हम एक ग्रामवासी हैं, गांव का रहने वाले हैं। और फिर जैसे पुस्तकालय, मतलब बहुत बार सुनते होंगे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहने का मतलब क्या है, पुस्तकालय कहने का मतलब क्या है, मतलब पुस्तकों का घर। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति कहने का मतलब है कि छात्र के लिए दी जाने वाली राशि, जिसमें हम आपको बताए थे कि जो अभी आप सेमेस्टर 1 में भरे होंगे ई कल्याण, वो भी आपके लिए छात्रवृत्ति के काम कर रही है। इसके बाद हमने देखा था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने क्या देखा कि कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें विशेषण प्लस विशेष से मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। कर्मधारय समास में क्या देखा कि कर्मधारय समास एक ऐसा समास होता है जिसमें विशेषण प्लस विशेष से मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष्य को विशेष बनाता है और दोनों मिलकर अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। इससे कुछ विशेषताएं देखें, जिसमें हमने देखा कि या किसी वस्तु व्यक्ति या गुण को विशेष बनाता है। किसको किसको, किसी व्यक्ति वस्तु या गुण को यह विशेष बनाता है। सामान्यतः संज्ञा के रूप में यह प्रयोग होता है। इसके बाद हमने देखा कि भाषा को सौंदर्यपूर्ण और सरल बनाता है। हमने इसमें एग्जाम्पल भी देखा, जिसमें देखा अपने नीलकमल यानी कि नीला कमल, मधुर वाणी, इसके बाद सुंदर नगर मतलब कि सुंदर नगर। इसके बाद बहुव्रीहि समास में हमने क्या देखा सुनो, ये मतलब थोड़ी देखिए बहुव्रीहि समास काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा समझने लायक चीजें हैं। बहुव्रीहि समास में हमने देखा कि बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें बने हुए शब्दों का अर्थ उनके अंगों से अलग निकलता है। हमने क्या देखा कि बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें बने हुए अंगों का अर्थ उनके शब्दों से यह अलग निकलता है। आप बोलिएगा सर ये कैसे बोल रहे हैं आप, जैसे स्टूडेंट देखिए पीताम्बर, पीताम्बर कहने का क्या मतलब है, आपको एग्जाम्पल भी बताए थे अभी। पीताम्बर, पीताम्बर कहने का इसका आप तोड़ें तो मतलब पीताम्बर कहने का मतलब कि पीला वस्त्र पहनने वाला, मतलब कौन, श्री कृष्ण है ना। तो हमने यही देखा बहुव्रीहि समास में कि बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें बने हुए शब्द का अर्थ, तो बने हुआ शब्द क्या था कि पीला वस्त्र पहनने वाला, मतलब पीताम्बर यानी पीला वस्त्र पहनने वाला। तो वही है कि बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें बने हुए शब्दों का अर्थ उनके अंगों से अलग निकलता है। बने हुए शब्द क्या है कि पीला वस्त्र पहनने वाला, लेकिन इसका अर्थ क्या है, श्री कृष्ण। फिर इसी प्रकार में देखा नीलकंठ यानी कि नीला गला वाला, तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट इसमें भगवान शिव जी। तो यही सारी चीजें थी। इसके बाद हमने देखा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में देखा कि अब ये शब्द से नया अर्थपूर्ण शब्द बना दे, उसी को हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। यानी हम लोग देखा डिटेल में समझा था कि अव्ययभाव समास वह समास है जिसमें अव्यय शब्द से नया शब्द बनता है। वह समास किसी क्रिया, समय या विशेषण का संकेत देता है और हमेशा अव्यय से शुरू होता है। इसे कुछ विशेषताएं देखें, जैसे कि अव्यय शब्द से बनता है, किसी क्रिया, समय या गुण का संकेत देता है, सामान्यतः संज्ञा के रूप में यह प्रयोग होता है, भाषा को सटीक, स्पष्ट और अर्थपूर्ण यह बनाता है। जैसे हमने उदाहरण भी देखा कि प्रतिदिन मतलब कि हर दिन, अधोलोक, नीचे का लोक, तो ये सारी चीजें और पीडीएफ से आप और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। और पर्यायवाची शब्द का आखिर हम लोग यूज क्यों करते हैं इसे भी समझते हैं। और स्टूडेंट्स पर्यायवाची शब्द हिंदी भाषा की सुंदरता उसके शब्दों की विविधता में छुपी होती है। हम लोग सभी को जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो सुंदरता है उसके शब्दों की विविधता में छिपी है। कभी कभी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से वाक्य बोझिल लगने लगता है ना, ऐसा बहुत बार होता है।
हिंदी भाषा की सुंदरता, हिंदी भाषा की सुंदरता उसके शब्दों की विविधता में छुपी है। हिंदी भाषा की सुंदरता उसके शब्दों की विविधता में छिपी है। कभी कभी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से वाक्य बोझिल लगते हैं। इसी समस्या का समाधान है पर्यायवाची शब्द, जिनका अर्थ समान या लगभग समान होता है। मतलब लगभग क्या मतलब समान ही होता है। देखिए क्या स्टूडेंट्स कि हिंदी भाषा की सुंदरता उसके शब्दों की विविधता में छिपी है। कभी कभी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से वाक्य क्या लगने लगती है, बोझिल लगने लगती है। तो इसी समस्या का समाधान है स्टूडेंट्स पर्यायवाची शब्द, जिनका अर्थ समान या लगभग समान होता है। तो यही सारी चीजें हैं। आइए पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द भाषा को संपन्न, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। इनका प्रयोग लेखन, वाचन और संवाद में भाषा जीवंत और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पर्यायवाची शब्द का प्रयोग क्यों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ही शब्द का जब बार बार उपयोग करें तो मतलब लगने लगता है बोरिंग टाइप के, कि एक ही शब्द को हम लोग रटे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो वही शब्द को हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, उसी चीज को हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो वही है कि हिंदी भाषा की सुंदरता उसके शब्दों की विविधता में छिपी होती है। कभी कभी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से वाक्य बोझिल लगते हैं। इसी समस्या का समाधान है पर्यायवाची शब्द, जिनका अर्थ समान या लगभग समान होता है। पर्यायवाची शब्द भाषा को संपन्न, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। इनका प्रयोग लेखन, वाचन और संवाद में भाषा को जीवंत और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। आइए बात करते हैं पर्यायवाची शब्द का डेफिनेशन, मतलब इसको किस प्रकार से डिफाइन कीजिएगा। उसमें पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ मूल रूप से समान या लगभग समान होता है। देखिए पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या है, जिनका अर्थ मूल रूप से, मतलब मूल रूप करने का मतलब कि जो ओरिजिनल शब्द दिया हुआ है उसके समान या लगभग समान होता है। यह शब्द भाषा में समान भाव और अर्थ को व्यक्त करने के लिए वैकल्पिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट आपका हो गया सुंदर, सुंदर को हम लोग पर्यायवाची शब्द में क्या क्या बोल सकते हैं? जैसे हो गया आपका सुंदर, खूबसूरत, रमणीय, आकर्षक। तो ये सारे शब्द का भी अर्थ सेम है, सुंदर ही, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि वाक्य और भी अच्छा हो सके और सटीक हो सके। तो वही है कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ मूल रूप से समान या लगभग समान होते हैं। जैसे आपने मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? मित्र का पर्यायवाची शब्द हो गया आपका दोस्त, सखा, साथी, सहचरी, ये सारी चीजें। तो ऐसे थोड़ी कि सहचारी का मतलब कुछ और हो गया, बस ये मित्र शब्द का ही एक दूसरा नाम है सहचारी। इसका उपयोग क्यों करते हैं कि ताकि वाक्य और भी ज्यादा प्रोफेशनल लग सके। और भी आप जैसे सुने होंगे घर का पर्यायवाची शब्द, जैसे घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? गृह, आवास, मकान, निवास स्थान, ये सारी चीजें। जल, पानी, नीर, अमृत, सरोवर का पानी, ये सारी चीजें। तो पर्यायवाची शब्द क्या है? उसमें पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ मूल रूप से देखिए, मूल रूप कहने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि दुख, ये क्या हो गया? मूल रूप हो गया। इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका पीड़ा, कष्ट, वेदना, कष्ट भरा। तो वही है सुनिए कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ मूल रूप से समान। जैसे कि दुख है तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका? पीड़ा, कष्ट, वेदना, कष्ट भरा, ये सारी चीजें। तो क्या है कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ मूल रूप आपका दुख हो गया, जिनका अर्थ मूल रूप से समान। जैसे ये आपका पीड़ा हो गया, कष्ट हो गया, वेद हो गया, कष्ट भरा हो गया। तो समान या लगभग समान होता है, इसी चीज को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये शब्द भाषा में समान भाव और अर्थ को व्यक्त करने के लिए वैकल्पिक रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब वैकल्पिक रूप मतलब कि इसके जगह हम लोग ये शब्द का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पर्यायवाची शब्दों का यूज करते हैं ताकि वाक्य और भी ज्यादा अच्छा लगे। जैसे हम लोग बहुत बार ये बोलते हैं कि हम लोग पास समय नहीं है, तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास अभी उतना अवधि नहीं है कि इस चीज को हम कर सकें। जैसे आज से 1-1.5 महीना पहले आप बोलते थे कि मेरे पास अभी इतना अवधि नहीं है कि हम अभी पढ़ सकें, तो अभी आप पढ़ रहे हैं, तो इसलिए समय के जगह आप बोल सकते हैं कि अवधि। और भी है जैसे कि बोल सकते हैं कि क्षण, मतलब एक बोलते हैं कि एक समय में क्या हो गया। तो आप बहुत बार ये सुने होंगे कि देखते देखते एक क्षण में क्या हो गया। तो समान भाव है, कोई ऐसा नहीं है कि समय का मतलब कुछ और है, क्षण का मतलब कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फिर आप देख ले पिता को बहुत बार आप ये सुनते होंगे, जैसे कि आप रामायण वगैरह में सुने होंगे
हाँ सर, रूम में, मतलब रूम में वीडियो बना रहे थे। हाँ हाँ, बनाया था सर। हाँ सर, आइए ना आराम से। ठीक है सर। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर डिस्टरबेंस। देखिए फिर से समझाते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या? पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ मूल रूप से समान या लगभग समान होते हैं। जैसे हमने दुख का देखा कि कष्ट, पीड़ा, मित्र, ये सारी चीजें। इसके बाद शक्ति देख लीजिए, बल, सामर्थ्य, ताकत, सामर्थ। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्या है ये समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसमें डिस्टरबेंस भी हुआ तो इसके लिए सॉरी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी, देखिए यहाँ पर हमने सरल भाषा में लिख रखा है कि किसी भी शब्द के स्थान पर उसके अर्थ के समान अन्य शब्द जो वाक्य में उसी भाव को व्यक्त कर सके उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए क्या है, किसी भी शब्द के स्थान पर उसके अर्थ के समान अन्य शब्द जो वाक्य में उसी भाव को व्यक्त कर सके उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब सिंपली यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली ये समझिए कि किसी भी शब्द के स्थान पर उसके अर्थ के समान अन्य शब्द हम लोग प्रयोग कर सकें तो उसी चीज को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द के स्थान पर उसके अर्थ के समान अन्य शब्द जो वाक्य में उसी भाव को व्यक्त कर सके उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हमने ढेर सारे एग्जाम्पल भी बताया, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दिन। दिन के जगह हम क्या ऐसा शब्द प्रयोग करें, क्या इसका पर्यायवाची शब्द प्रयोग करें जो दिन का ही अर्थ बताए। इसमें हम लोग लिख सकते हैं दिवस, प्रभात, उजाला, समय, भोर। तो ये सारी जो चीजें हैं वो दिन को ही दर्शा रही है। जैसे बोल सकते हैं कि आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत खास है, तो बोल सकते हैं कि आज का भोर मेरे लिए बहुत खास है, या फिर बोल सकते हैं कि आज का उजाला मेरे लिए बहुत खास है। तो ये दिन को ही दर्शा रही है। तो वही है कि किसी भी शब्द के स्थान पर उसके अर्थ के समान अन्य शब्द जो वाक्य में उसी भाव को व्यक्त कर सके उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए इसी कुछ मुख्य बिंदु को देखते हैं। क्या है? अर्थ में समानता होनी चाहिए, है ना। यह भाषा को समृद्ध और प्रभावशाली बनाता है। लेखन और वाचन में शब्दों की विविधता प्रदान करता है। ऐसी कुछ विशेषताएं हैं स्टूडेंट्स की, या अर्थ समान होता है, भाषा को संपन्न और प्रभावशाली बनाता है, लेखन और वाचन में शब्दों को विविध प्रयोग संभव बनाते हैं, और कविता, कहानी और निबंधों में इसका प्रयोग भाषा को अधिक सुंदर और रोचक बनाता है। हमने यहाँ ढेर सारे पर्यायवाची शब्द भी दे रखा है जो PYQs में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि इन सब चीजें आए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। हमने 4 पर्यायवाची शब्द लिखा और एग्जाम में लगभग तीन पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा? सुंदर, खूबसूरत, रमणीय, आकर्षक। तो आप किसी को यदि सुंदर बोल रहे हैं तो उसका बोल सकते हैं कि आकर्षक, रमणीय, मतलब अलग अलग शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। फिर जैसे बड़ा बोल सकते हैं कि आप कई बार बोलते हैं कि सर मेरा मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसमें बोल सकते हैं कि जो सिलेबस है वह बहुत भव्य है, या फिर महा है, या फिर ऊंचा है, या फिर विशाल है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है? अच्छा, अच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? उत्तम, श्रेष्ठ, भला, श्रेष्ठतम। जैसे कई बार आप सुने होंगे यदि वैसा काम किए होंगे तो बोलेगा वाह बहुत ही उत्तम। तो वही सब चीजें हैं कि अच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? उत्तम, श्रेष्ठ, भला, श्रेष्ठतम। इसके बाद बुरा, बुरा का पर्यायवाची शब्द होगा नीच, दुष्ट, खराब, पतित। तो बुरा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसके बाद देखिए दुख, दुख क्या हो जाएगा? पीड़ा, कष्ट, वेदना, कष्ट भरा। मित्र, दोस्त, सखा, साथी, सहचरी। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब अपने मित्र को आप देख लीजिए, 4 नाम में आप कौन सा नाम में बोलिएगा? दोस्त बोलिएगा, सखा बोलिएगा, साथी बोलिएगा, सहचरी बोलिएगा। विधा, ज्ञान, शिक्षा, अध्ययन, बुद्धि, घर, गृह, आवास, मकान, निवास स्थान। जल, पानी, नीर, अमृत, सरोवर का पानी। समय क्या हो जाएगा? काल, अवधि, समावधि, क्षण। शक्ति, बल, सामर्थ्य, ताकत, सामर्थ। धर्म क्या हो जाएगा? कर्तव्य, नीति, धर्मपथ, धार्मिकता। माता, जाननी, अम्मा, माताजी, माई। पिता, जनक, पिताजी, बाप, और फिर पिताजी। तेज का क्या हो जाएगा? शीघ्र, प्रबल, तीव्र, उत्साही। वीर का हो जाएगा आपका शूरवीर, बहादुर, नायक, साहसी। दिन का हो जाएगा दिवस, प्रभात, उजाला, समय और भोर। इसके बाद रात का हो जाएगा आपका निशा, अंधेरा, समय, रात्रि, संध्या। सुख का आनंद, प्रसन्नता। रात का हो जाएगा आपका निशा, अंधेरा, समय, रात्रि, संध्या। सुख का हो जाएगा आनंद, प्रसन्नता, खुशी और संतोष। शांति का हो जाएगा चैन, सुकून, अमन और निम्रता।
प्रेम का स्नेह, प्यार, अनुराग, मोहब्बत। क्रोध का हो जाएगा आपको गुस्सा, रोष, उदेजना और खीज। मित्रता का हो जाएगा दोस्ती, सखा, भाव, संबंधी, मित्र। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारे पर्यायवाची शब्द का, और नहीं तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है सिलेबस में, उस टॉपिक को और भी अच्छे से समझते हैं। और आगे आने वाले वीडियोस में या फिर इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी हमने यहाँ पे वाची शब्द दिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके पीवाईक्यूज में एज इट इज पूछे गए थे। देखिए सुनिए, विलोम शब्द। देखिए एग्जाम में किस प्रकार से पूछ लिखा जाएगा कि आपको कुछ एक शब्द दे दिया जाएगा कि बताइए इसका विलोम शब्द क्या है। जैसे बोल दिया कि दुख, दुख का विलोम शब्द क्या है, दुख, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुख। ये नहीं कि दुख बोल दिया तो इसका पर्यायवाची शब्द लिखने लग जाए, तो वहां पर आपको काफी कंसंट्रेट होकर ये सारी चीजें देखनी होगी। विलोम शब्द मतलब तो होता है कि उसका जस्ट उल्टा, मतलब ऊपर तो उसका नीचे। इसके बाद हो जाएगा आपका धीमा तो तेज, रात तो दिन, तो विलोम शब्द जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। और पर्यायवाची शब्द मतलब कि समान अर्थ बताने वाले। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब जानबूझ के भी गलती कर देते हैं, विलोम शब्द में पर्यायवाची शब्द लिखने लगेंगे, पर्यायवाची शब्द में विलोम शब्द लिखने लगेंगे। तो मतलब इतना भी बकाना नहीं है कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द में आप फर्क करना भूल जाए। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि वैसे शब्द जिनके स्थान पर हम कोई और शब्द दें, लेकिन जो उसका भाव है, जो उसका अर्थ है, सेम रहना चाहिए। जैसे देखा हमने पर्यायवाची शब्द में। और विलोम शब्द क्या होते हैं कि विलोम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे कि दिन है तो रात बताएंगे, और सुंदर है तो कुरूप बताएंगे, ज्ञान है तो अज्ञान बताएंगे, ज्ञान है तो ज्ञान बताएंगे, मित्र है तो शत्रु बताएंगे, शत्रु है तो मित्र बताएंगे। तो ये सारी चीजें। तो आइए विलोम शब्द को भी ढेर सारे विलोम शब्द और उनके विपरीत अर्थ को समझते हैं। पहले हम लोग इसका परिचय और इसका डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। क्या है सुन कि विलोम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। देखिए विलोम शब्द हम लोग किन शब्दों को बोलते हैं स्टूडेंट्स, कि विलोम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। मतलब कहीं से कोई मेल जोल नहीं, पूरा विपरीत। यानी यदि किसी शब्द का अर्थ किसी विशेष गुण, स्थिति या भाव को दर्शाता है, तो उसका विलोम उस गुण, स्थिति या भाव का उल्टा अर्थ देता है। जैसे कहने का मतलब है कि यह बहुत ही अच्छा है या फिर यह बहुत ही आकर्षक है, तो इसका जस्ट उल्टा विलोम वाक्य क्या हो जाएगा, यह बहुत ही कुरूप है या मतलब बहुत ही बेकार है, इस प्रकार से। तो विलोम शब्द क्या है कि विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। यदि किसी शब्द का अर्थ किसी विशेष गुण, स्थिति या भाव को दर्शाता है, तो उसका विलोम उस गुण, स्थिति या भाव का उल्टा अर्थ देता है। उदाहरण जैसे कि सुख है तो इसका दुख हो जाएगा, बड़ा है तो इसका छोटा हो जाएगा, तेज है तो इसका धीमा हो जाएगा, धीमा है तो तेज हो जाएगा। सरल भाषा में समझें तो विलोम शब्द वे हैं जो किसी शब्द के अंदर के उल्टे भाव को ये दर्शाते हैं। तो समझ गए स्टूडेंट्स क्या है ये। आइए कुछ हमने नोट में दे रखा है कि विलोम शब्द एग्जाम में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज टाइप में ये पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें याद करना आसान और जल्दी आना चाहिए। तो आइए हमने ढेर सारे विलोम शब्द देखते हैं। जैसे देखिए क्या है, सुख है तो इसका दुख हो जाएगा, दुख है तो सुख हो जाएगा, बड़ा है छोटा हो जाएगा, छोटा है बड़ा हो जाएगा, सुंदर है तो कुरूप हो जाएगा, तेज है तो धीमा हो जाएगा। इसके बाद दिन है तो रात हो जाएगा, ज्ञान है तो ज्ञान हो जाएगा, शत्रु है तो मित्र हो जाएगा, प्रेम है तो द्वेष हो जाएगा, ईमानदार है तो इसका क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, और वीर है तो इसका डरपोक हो जाएगा, डरपोक है तो वीर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम एक एक करके सभी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और भी आगे टॉपिक से, तो वे सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो यदि ये विलोम शब्द सभी आप पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब वहाँ से अपने सेमेस्टर 2 में जितने भी आपके गेस्ट पेपर हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स हैं, सारे गेस्ट पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हम चाहें तो यहाँ पर सभी विलोम शब्द के विपरीत अर्थ बता दें, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो
जैसे आलसी है तो चलिए यहाँ से हम बता देते हैं, आलसी है तो मेहनती हो जाएगा, स्वतंत्र है तो बंधन हो जाएगा, बंधन है तो स्वतंत्र हो जाएगा, निष्ठावान है तो बेईमान हो जाएगा, उच्च है तो नीच हो जाएगा, कठोर है तो इसका मृदु हो जाएगा, महान है, महान का क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। मतलब महान बहुत माना, तुच्छ मतलब कभी आपने बहुत तुच्छ जैसा काम किया है, मतलब बहुत घटिया काम किया है, बेकार काम किया है, उस प्रकार से। नया है तो पुराना हो जाएगा, हंसमुख है तो उदास हो जाएगा। नहीं बोला जाता है कि आप बहुत हंसमुख हैं और कहीं के सुनिएगा क्यों इतना उदास बैठा हुआ है। जैसे एग्जाम देके एग्जाम यदि आप बिना पढ़े एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम में नहीं लिख पाए तो फिर आप उदास आइएगा, जो पढ़ के गए हैं वो तो हंसमुख जैसा होके आएंगे, तो उस प्रकार से। कुरूपता है तो सुंदरता हो जाएगा, अशुद्ध है तो शुद्ध हो जाएगा, कल्याण है तो अपकार हो जाएगा, साहस, डर, विचारशील आपका विचारहीन हो जाएगा। तो ये सारे विलोम शब्द को स्टूडेंट्स आप पीडीएफ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आइए इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ढेर सारे हमने यहाँ पे दिया और हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें मेंशन किए हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम में पूछ सकती है। आपको लगेगा कि विलोम शब्द हमने बहुत दे दिया, तो ऐसा नहीं कि बहुत दे दिया। जैसे देखिए कि क्या है, लाभकारी है तो हानिकारक है, तो फिर सेम चीज़ को यहाँ पे हानिकारक है तो लाभकारी दे दिया, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग लगेगा, बाकी लॉन्ग है नहीं। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स लिंग निर्णय। लिंग निर्णय मतलब कि जेंडर लिंग निर्णय। आगे देखते हैं लिंग निर्णय क्या होता है। स्टूडेंट, लिंग निर्णय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संज्ञा का लिंग निर्धारित किया जाता है। अब ये नहीं बोलिए कि सर संज्ञा क्या होता है। सो लिंग निर्णय क्या होता है कि लिंग निर्णय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संज्ञा का लिंग निर्धारित किया जाता है। यानी हम पहचानते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या एब्स्ट्रैक्ट चीज का लिंग पुरुष, स्त्री या नपुंसक है। तो क्या है लिंग निर्णय? क्या है लिंग निर्णय? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम किसी संज्ञा का लिंग निर्धारित किया जाता है। यानी हम पहचानते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या एब्स्ट्रैक्ट चीज का लिंग पुरुष, स्त्री या नपुंसक है। सरल भाषा में कहें तो किसी चीज, व्यक्ति या प्राणी को देखकर यह तय करना कि वह लड़का है या लड़की, पुरुष है या महिला, जीवित वस्तु है या निर्जीव है, यही लिंग निर्णय कहलाता है। लिंग निर्णय क्या है स्टूडेंट्स कि लिंग निर्णय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संज्ञा का लिंग निर्धारित किया जाता है। यानी हम पहचानते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या एब्स्ट्रैक्ट चीज का लिंग पुरुष है, स्त्री है या फिर वह नपुंसक है। इसी चीज को हम लोग लिंग निर्णय कहते हैं। किसी चीज, व्यक्ति या प्राणी को देखकर हम यह तय करते हैं कि वह लड़का है या लड़की है, पुरुष है या महिला है, जीवित वस्तु है या निर्जीव वस्तु है। इसी प्रक्रिया को हम लोग लिंग निर्णय कहते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं लिंग के प्रकार। जो पहला प्रकार हो गया उसमें वह हो गया पुलिंग। पुलिंग मतलब मैस्कुलिन जेंडर, हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पुलिंग कहने मतलब पुरुष व्यक्ति या पुरुष विशेषता वाले शब्द, जो मतलब ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम लोग पुलिंग शब्द कहते हैं। अक्सर इनके लास्ट में आ पर समाप्त होता है। उदाहरण जैसे आपका लड़का हो गया, अब बोलिएगा सर इसमें आ कहाँ आ रहा है? लड़का मतलब का प्लस आ, इसके लास्ट में कहीं ना कहीं देखिएगा आ छिपा हुआ। और स्त्रीलिंग में क्या होता है कि इसके लास्ट में आपको ई दिखाई देगा या फिर या दिखाई देगा। जैसे आप देख लीजिए कि सीता है, माता है, रानी है, शिक्षिका है, लड़की है, तो कहीं ना कहीं इनके लास्ट में ई की मात्रा आ रहा है या फिर या की मात्रा आ रहा है। तो ये सारी चीजें तो आइए अंडरलाइन करके देखते हैं हम लोग कि पुलिंग क्या है। पुलिंग पुरुष व्यक्ति या पुरुष विशेषता वाले शब्द होते हैं, यानी कि वैसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और इनके शब्द में अक्सर इनके समाप्ति में आ की मात्रा मतलब आ से ये समाप्त होती है। उदाहरण जैसे देख लीजिए, लड़का है, राम है, पिता है, राजा है, शिक्षक है, ये सारी चीजें। स्त्रीलिंग क्या है? महिला व्यक्ति या स्त्री विशेषता वाले शब्द होते हैं। अक्सर ई या फिर आ पर ये समाप्त होते हैं। उदाहरण लड़की, सीता, माता, रानी, शिक्षिका। नपुंसक लिंग क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं या किसी विशेष पुरुष, स्त्री से असंबंधित शब्द। उदाहरण जैसे बच्चा, घर, पुस्तक, फूल, ये क्या है? नपुंसक लिंग होंगे। इससे कुछ पता चल रहा है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? नहीं पता चल रहा है। और सर्वलिंग क्या होता है? मतलब कॉमन जेंडर, ऐसे शब्द जिनका लिंग पुरुष या स्त्री दोनों में हो सकता है। आप बोलिएगा सर ये कैसे कि ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकते हैं? जैसे आप देखिएगा मित्र, बच्चा, विद्यार्थी, डॉक्टर, ये मतलब कंटेस्ट पर डिपेंड करता है कि वो मतलब महिला डॉक्टर है या फिर मेल डॉक्टर है। तो
तो ये सारी जो है सर्वलिंग के अंतर्गत ये आते हैं, मतलब कि कॉमन जेंडर, मतलब कि ऐसे शब्द जिनका लिंग पुरुष या स्त्री दोनों में हो सकता है। जैसे उदाहरण हो गया मित्र, मित्र आपका कोई लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, बच्चा कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, विद्यार्थी मतलब वही मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ये मतलब कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है। आइए लिंग निर्णय के कुछ नियम है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। व्यक्ति या प्राणी के लिए लिंग पर निर्भर, मतलब पुरुष व्यक्ति तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, महिला व्यक्ति है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। निर्जीव वस्तु मतलब कि अधिकांश नपुंसक लिंग होते हैं, जैसे उदाहरण आपका घर, पुस्तक, फूल। तो देखिए एग्जाम में कई बार आपसे शब्द दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि बताइए ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जैसे रिव्यू में एक बार आया था कि परीक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो जब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका PYQs बताएंगे तो वैसा, और इसमें भी हमने मेंशन किया होगा। संज्ञा के अंश से हम पहचाने कि पुल्लिंग मतलब लड़का लड़की, जब लास्ट में समाप्त हो तो क्या होता है, हमेशा ये पुल्लिंग होता है। जैसे लड़का हो गया, राजा हो गया, ये में जब समाप्त हो मतलब अक्सर जो मतलब अधिकांश जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए लड़की हो गया, रानी हो गया। जब का या अन्य शब्द से ये समाप्त हो, इसका सर्वलिंग क्या होता है, जैसे मित्र हो गया, बच्चा हो गया, विद्यार्थी हो गया आदि, ये सारी इनके लिए कंटेक्स्ट देखना जरूरी होता है। विशेष नियम, कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भिन्न रूप में आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए लड़का, लड़की, राजा, रानी, शिक्षक, शिक्षिका। कुछ शब्द दोनों लिंग में समान होते हैं, जैसे कि व्यक्ति, मित्र, ये सारी। आइए लिंग निर्णय यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे देखिए लड़का है तो लड़की हो जाएगा, कॉमन, पिता, माता, राजा, रानी, बेटा, बेटी। इसके बाद देखिए शिक्षक, शिक्षिका, चाचा, चाची, भगवान, देवी। मतलब क्या इसमें मैस्कुलिन, इस मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया गया है। पुत्र, पुत्री, दोस्त ये आपका मेल है तो दोस्त फीमेल। मतलब ये कंटेक्चुअल समटाइम्स ये पूछा जाता है कि बताइए मेल का दोस्त का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो एक कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है। मामा, इसका मामी हो जाएगा। नपुंसक लिंग, देखिए क्या नपुंसक लिंग क्या होता है, बच्चा। ये मतलब कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि लड़का है या लड़की है। घर, एग्जाम फेवरेट, ऑलवेज न्यूटर, मतलब कि ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। पुस्तक, न्यूटर, ऑलवेज से। ये सारी चीजें समझने के लिए हमने ये सब लिख रखा है। अपवाद, कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मित्र, पुरुष स्त्री दोनों ये हो सकते हैं। विद्यार्थी बोथ जेंडर के होते हैं, मतलब कभी कभी पूछे जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर बोथ जेंडर होते हैं, कंटेक्स्ट पर ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हैं। आइए सुनिए, इसके बाद देखते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द मतलब ये है कुछ नहीं। जैसे होता है ना कि कभी कभी कि जो कभी ना मरे वो अमर हो गया, तो उसी प्रकार जब हम लोग कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द बोल दें तो उसे हम लोग समास नहीं, अनेक शब्द के बदले एक शब्द बोलते हैं। समास में तो देखे थे कि जो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बना दे तो उसे हम लोग समास कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिए। जैसे कभी सुनियो कि जो बोल ना सकता हो, उसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं गूंगा, कि ये गूंगा है। इसके बाद जो देख ना सकता हो तो क्या बोल सकते हैं, अंधा। तो हमने क्या देखा, इसमें हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं। जो बोल ना सकता हो तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई ये गूंगा है। या फिर ये जो मानव जाति से घृणा करता हो उसको बोल सकते हैं हम लोग मानव द्वेषी है। हम लोग ये ना बोल के हैं कि ये मानव जाति से घृणा करता है, इतना लंबा शब्द का उपयोग ना करके डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मानव द्वेषी है। तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या होता है इसे समझिए। और सुनिए, जब किसी वाक्यांश या पूरी व्याख्या के बदले में केवल एक ही शब्द प्रयोग किया जाए तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो मतलब देखिए आपको डेफिनेशन तो ठीक है, चलिए आप याद कर रहे हैं, लेकिन आप इसी से समझिए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब क्या है कि जब किसी वाक्यांश या जब किसी पूरी व्याख्या के बदले हम लोग अनेक शब्दों के लिए, मतलब मान लीजिए कि अनेक शब्द क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए जो स्त्री जाति से घृणा करती हो, स्त्री द्वेषी हो गया। जो देशभक्ति से प्रेम रखता हो, देशभक्त हो गया। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए हम भी आपको लिख देते हैं, जो देशभक्ति से प्रेम करता हो, जो देश देखिए क्या, जो देशभक्ति से प्रेम करता हो, जो
जो देश भक्ति से, देखिए इस तरह होगा सुनो, जो देशभक्ति से प्रेम करता हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देशभक्त बोल सकते हैं। और अर्थ इसका बिल्कुल सेम है, मतलब इसका भी अर्थ वही है जो देश भक्ति से प्रेम करता हो, और देशभक्त का भी मतलब वही कि जो देशभक्ति से प्रेम करता हो। लेकिन इसमें हम लोग किए क्या कि इसमें हम अनेक शब्दों के बदले, देखिए एक जो है एक दूसरा शब्द है देश भी, भक्ति भी, इसमें क्या किया अनेक शब्दों के बदले हम लोग एक शब्द लिख दिए और अर्थ बिल्कुल सेम है। तो वही है कि जब किसी वाक्यांश या पूरी व्याख्या के बदले में केवल एक ही शब्द प्रयोग किया जाए तो उसे हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, जो कभी ना मरे, एक शब्द क्या है अमर। वाक्यांश दूसरा देखिए कि जिसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ, एक शब्द क्या बोलते हैं, कुलीन बोल सकते हैं कि इसका जो जन्म है वो कुलीन परिवार में हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है कि इसका महत्व क्या है। और जब ये भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए होती है, लिखने और बोलने में सुविधा के लिए होती है, और परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए यह एक स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये हमने नोट्स में लिखना चाहा लेकिन यहाँ पे गलती से लिखा गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे जो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, ये जो होते हैं एग्जाम में कई बार ये स्कोरिंग टॉपिक्स के रूप में काम करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट मतलब इसमें तो लिख ही लेते हैं। इसके बाद देखिए, एक शब्दों के प्रमुख भेद इन्हें याद रखने के लिए श्रेणियां में बांटना सबसे आसान तरीका होता है। देखिए जो पहला श्रेणी वह क्या है, व्यक्ति, पद और व्यवसाय से संबंधित। देखिए क्या है, जो बोल ना सकता हो गूंगा, अंग्रेजी में भी दे रखा है, जो सुन ना सकता हो बहरा, जो देख ना सकता हो अंधा। इसमें क्या करना है सुनिए कि हमने अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं। देखिए इतना जो लंबा बोलने से अच्छा है कि दाढ़े अंधा बोलते हैं, मतलब क्या है कि जो देख ना सकता हो, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो सब कुछ कर सकता हो वह सर्वशक्तिमान, जो सर्वत्र उपस्थित रहता हो वह सर्वव्यापी, जो दूसरे का भला चाहने वाला हो वह परोपकारी, जो मानव जाति से घृणा करता हो मानव द्वेषी, जो स्त्री जाति से घृणा करता हो वह क्या हो गया आपका स्त्री द्वेषी, जो पुरुष जाति से घृणा करता हो वह हो गया पुरुष द्वेषी। तो ये सारी चीजें, तो आइए तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स पीडीएफ से, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आइए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर श्रेणी 2 में क्या क्या दिया गया, देखिए स्थान, भवन और संस्था से संबंधित। इसे देखिए क्या है, यहाँ पशु पक्षियों को रखा जाता है, तो ये क्या हो गया चिड़ियाघर। यहाँ पुस्तकों पढ़ने के लिए रखी जाती है या पुस्तकालय। तो सभी चीजें दी गई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूनिवर्सिटी सिलेबस से कहीं से भी पूछे, कितनों भी डेप्थ से पूछे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो आइए और भी टॉपिक्स करवाने हैं, और हमने तो सारे टॉपिक्स को डिटेल में करवाया ही, लेकिन ये आपका एक वन शॉट जैसा होने वाला है। वन शॉट क्या है, तो पूरा हम डिटेल में ही बताते चले जा रहे हैं इनको ही नहीं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, क्योंकि और भी तो आपको पढ़ने होंगे ना, तो ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाते हैं। दूसरा टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ है, परीक्षा उपयोगी अभ्यास। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जहाँ पुस्तकें पढ़ी जाती है पुस्तकालय, और ये सभी चीजें हम वहां पे करवाए हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जो बिना बुलाए आए अतिथि, जो साल में 2 बार आए अर्थ वार्षिक। निम्नलिखित एक शब्दों के अर्थ लिखिए। मानव द्वेषी का अर्थ क्या है कि जो मानव, देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि आपको बोल दिया, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका अनेक शब्द लिखिए। जैसे मैंने पढ़ा कि जहां मूर्तियां और पुराने वस्तुएं रखी जाती है तो क्या बोलते हैं संग्रहालय। नहीं, आपको संग्रहालय लिख दिया जाएगा, बोलेगा कि मतलब इसका अर्थ बताइए। जो अमर, जो कभी ना मरे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो सुन नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं हम लोग बहरा। जहां पशु पक्षी रखे जाते हैं वो चिड़ियाघर। तो यदि अभ्यास भी कीजिएगा सभी चीजें आपको समझ में आ जाए। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं, रटने के बजाय आप समझें शब्दों को उनके अर्थ और श्रेणी के साथ याद करें। तो ये सारी चीजें इसके आइए स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुहावरे। आपने कभी ना कभी दादा दादी से मुहावरे सुने ही होंगे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ये सारी जो चीजें हैं वह मुहावरे के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मुहावरे क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे आपने मुहावरे कई बार किन्हीं ना किन्हीं के मुंह से सुने होंगे। ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो
ऑब्वियस है कि सुने ही होंगे। देखिए मुहावरा क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना। देखिए जो मुहावरा है उसमें वह अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है, बातचीत करना, या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ उन शब्दों के साधारण अर्थ से निकलने वाले अर्थ से बिल्कुल अलग और विशेष होता है। मुहावरे वाक्य के अंक होते हैं, स्वयं में पूरे वाक्य नहीं होते। देखिए ये हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करे कि क्या बोल दिए हैं। देखिए सुन क्या है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बातचीत करना, या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा विशेष समूह होता है जिसका अर्थ उन शब्दों के साधारण अर्थ से निकलने वाले अर्थ से बिल्कुल अलग हो और विशेष होता है। मुहावरे वाक्य के अंक होते हैं, स्वयं में पूरे वाक्य ये नहीं होते हैं। आइए कुछ इसकी विशेषताएं हैं। जैसे देखिए पहला जो है वह है मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है या लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। इनका प्रयोग भाषा को रोचक, प्रभावशाली और चित्रात्मक बनाने के लिए किया जाता है। ये किसी भाव या सिचुएशन को संक्षिप्त में व्यक्त कर देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आंखों का तारा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आंख का एक तारा जो है ही नहीं। तो यहां पर यही चीज लिखा गया था स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर हम इसलिए नहीं समझते ताकि जब तक आप एक उदाहरण ना देख लें तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या है कि या दो से अधिक शब्दों का एक विशेष समूह होता है जिसका अर्थ उन शब्दों के साधारण अर्थ से निकलने वाले अर्थ से बिल्कुल अलग और विशेष होता है। ये अर्थ को समझिए, अर्थ उन शब्दों के साधारण अर्थ से निकलने वाले अर्थ से बिल्कुल अलग और विशेष होता है। जैसे आपने भी उदाहरण देखा कि जैसे एक और उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है कि बहुत प्यारा व्यक्ति, द एप्पल ऑफ वन आईज। इसका वाक्य प्रयोग क्या होता है कि जैसे हमने अभी एक उदाहरण देखा था कि क्या देखा था, आंखों का तारा। आंखों का तारा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि आंख का एक तारा। आंख का एक तारा वही हो गया कि आंखों का तारा। देखिए क्या है कि आंखों का तारा एक मुहावरा हो गया आपका, ठीक है, आंखों का तारा। देखिए क्या है कि या दो से अधिक शब्दों का एक विशेष समूह होता है जिसका अर्थ उन शब्दों के साधारण अर्थ से निकलने वाले अर्थ से बिल्कुल अलग होता है। या दो से अधिक शब्दों का एक समूह है ना। इसका आप यदि अर्थ निकालिएगा, मान लीजिए कि आपको मुहावरा वहावरा कुछ नहीं आ रहा है, इसका यदि आप अर्थ निकालिएगा आंखों का तारा, तो आप इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकालिएगा कि आंखों का एक तारा, मतलब कि जो एक मुमकिन है ही नहीं, मतलब जो है ही नहीं। जैसे आंखों का तारा, इसका यदि आप सोचने बैठ जाइए कि मान लीजिए कि मुहावरा वहावरा आपको नहीं पता है ना, आपको एक मुहावरा कहीं लिखा हुआ मिलता है कि आंखों का तारा होना, मतलब आप बोलिएगा कि आंखों का तारा होना मतलब कि आंखों का तारा मतलब कि आंख का एक तारा, जो है ही नहीं। तो वही हमने यहाँ लिखा स्टूडेंट कि अर्थ उन शब्दों के साधारण अर्थ से निकलने वाले अर्थ से बिल्कुल यह अलग होता है। आंखों का तारा आप बोल दीजिएगा कि स्टूडेंट बोल दीजिएगा कि सर आंख का एक तारा, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं। अर्थ उन शब्दों के साधारण अर्थ से निकलने वाले अर्थ से बिल्कुल यह अलग अर्थ बताता है। आंखों का तारा होना कहने का मतलब है कि बहुत प्यारा होना। वह अपना मम्मी के लिए आंखों का तारा है, कहने का मतलब है कि वह अपना मम्मी के लिए बहुत प्यारा है। जैसे राहुल अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखों का तारा कहने का मतलब है बहुत प्यारा। आप ये नहीं, आंखों का तारा ये नहीं समझ लीजिएगा कि आंख का एक तारा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका अर्थ उन शब्दों के साधारण अर्थ से निकलने वाले अर्थ से यह बिल्कुल अलग होता है। समझे कि अब आंखों का तारा बोल रहे हैं तो कहने ये नहीं कि आंख का एक तारा, इसका जो अर्थ है जो अब साधारण अर्थ इसका निकाल रहे हैं, इसका बहुत अलग होता है। जो दिखता है वो होता नहीं। जैसे आंखों का तारा बोल दीजिए कि आंख का एक तारा, ये नहीं, मतलब इसका अर्थ होता है कि बहुत प्यारा, वो अपना माता पिता के लिए बहुत प्यारा है, जैसे कि आप होंगे। तो वही है कि जैसे हमने उदाहरण लिखा है कि राहुल अपने माता पिता की आंखों का तारा है, मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका वास्तविक जो अर्थ है वह है बहुत प्यारा व्यक्ति। तो ये समझ गए कि मुहावरा होता क्या है। मुहावरा एक अरबी भाषा शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना, या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ उन शब्दों के साधारण अर्थ से निकलने वाले अर्थ से बिल्कुल या अलग और विशेष होता है। मुहावरे वाक्यों के अंक होते हैं, स्वयं में पूरे वाक्य नहीं होते हैं। विशेषता मुहावरा का शाब्दिक अर्थ नहीं है या लाक्षणिक अर्थ
अर्थ लिया जाता है। इनका प्रयोग भाषा को रोचक, प्रभावशाली और चित्रात्मक बनाने के लिए किया जाता है। ये किसी भाव या सिचुएशन को संक्षिप्त में व्यक्त कर देते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे हमने अभी बताया कि आंखों का तारा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकले कि आंखों का एक तारा, मतलब जो है ही नहीं। इसका वास्तविक अर्थ होता है सुनो, बहुत प्यारा व्यक्ति। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करते कि राहुल अपने माता पिता की आंखों का तारा। इसके बाद देखिए सुन, लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होता है कि लोकोक्ति का अर्थ है लोगों द्वारा कही गई उक्ति या एक पूर्ण वाक्य होती है जो जन सामान्य के लंबे अनुभव और बुद्धि पर आधारित एक अस्थायी सत्य या सीख को व्यक्त करती है। मतलब जैसे अभी हम आपको उदाहरण में बताएंगे। देखिए क्या है परिभाषा, देखिए लोकोक्ति का। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों द्वारा कही गई उक्ति, मतलब लोगों द्वारा कही गई कुछ ऐसा कथन जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आते आते वो कहीं ना कहीं मतलब उसको किसी को बताने के लिए किया जाने लगता है। क्या है कि लोकोक्ति का अर्थ है लोगों द्वारा कही गई उक्ति या एक पूर्ण वाक्य होती है जो जन सामान्य के लंबे अनुभव और बुद्धि पर आधारित एक अस्थायी सत्य या सीख को व्यक्त करती है, या एक कहावत होती है। जैसे समझो कि ये कहावत है कि अंधों में काना राजा, सुने होंगे आप कि अंधों में काना। क्या है कि एक लोकोक्ति है या लोगों द्वारा कही गई कई पीढ़ियों से आ रहा है। जैसे कि अर्थ क्या कि मूर्खों या अयोग्य लोगों के बीच थोड़ा भी ज्ञानी व्यक्ति बड़ा समझ जाता है। जैसे आप बहुत बार ये सुने होंगे कि अंधों में काना राजा, मतलब मान लीजिए कि आप कुछ ऐसे ग्रुप में हैं जहां कोई कुछ नहीं जान रहा है, आप थोड़ा बहुत कुछ जान रहे हैं और उसी चीज को बोल दिए, मतलब आपको भी पूरा ज्ञान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 5-6 का ग्रुप है और वहां पे उसमें थोड़ा बहुत आप जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप उस चीज के बारे में सही जान रहे हैं, मतलब कि ऐसे कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बता दिए। तो इसमें क्या हो कि आप अंधों में काना राजा बन गए, मतलब बुड़बकों में आप ऐसे व्यक्ति बन गए जो बहुत बुद्धिमान है लेकिन जबकि है नहीं। तो वही हो गया। मतलब देखिए हम आपको नहीं बोल रहे, मतलब एक उदाहरण के लिए बता, जैसे कि मान लीजिए को राहुल नाम का लड़का है, वो अपने ग्रुप में है और वो क्या कर रहा है कि मतलब लंबा लंबा फेंके जा रहा है कि ये है वो है, यहाँ पर इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए। तो क्या करे, उसको भी जानकारी नहीं है, उसको भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो क्या बन रहा है कि वो अंधों में काना राजा बन रहा है। समझ रहे हैं ना। जैसे वाक्य में प्रयोग आप इस प्रकार कर सकते हैं कि उस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, वहां एक नर्स ही अंधों में काना राजा बनी हुई है। तो समझ रहे हैं कि मतलब वहां पे कोई डॉक्टर ही नहीं है और वहां पर जो जितने भी लोग हैं मतलब उतना पढ़े लिखे नहीं है कि वो बता सके कि आप एक नर्स हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं या फिर ये सही नहीं है। तो वो नर्स जो है वहां पर वो अंधों में काना राजा बनी हुई है। तो वही है। और ये मतलब लोकोक्ति जो होती है एक प्रकार की कहावत होती है जो मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ियों चली आती है। समझे। तो वही है कि लोकोक्ति का अर्थ है लोगों द्वारा कही गई उक्ति या एक पूर्ण वाक्य होती है जो जन सामान्य के लंबे अनुभव और बुद्धि पर आधारित एक अस्थायी सत्य या सीख को व्यक्त करती है, या एक कहावत होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे देखिए लोकोक्ति स्वतंत्र और पूर्ण वाक्य होती है, इनमें नैतिक शिक्षा, जीवन का अनुभव और सामाजिक सत्य छिपा होता है। ये किसी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग की जाती है। उदाहरण देखिए लोकोक्ति जैसे अंधों में काना राजा, अर्थ क्या मूर्खों या अयोग्य लोगों के बीच थोड़ा भी ज्ञानी व्यक्ति बड़ा समझा जाता है। वाक्य में प्रयोग इसको उस गांव में कोई डॉक्टर नहीं थी तो हम आपको बताए थे। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है देखिए। मुहावरा क्या है, शब्दों का विशेष समूह जिसका अर्थ लाक्षणिक होता है। लोकोक्ति क्या है, अनुभव आधारित पूर्ण वाक्य या कहावत होती है। इसका देखिए वाक्य की व्यवस्था, वाक्य का एक अंश होता है मुहावरा, और लोकोक्ति क्या होता है स्टूडेंट्स, लोकोक्ति स्वयं एक पूर्ण वाक्य होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि भाषा को प्रभावशाली बनाना, नैतिक शिक्षा देना या सत्य बताना। उदाहरण घड़ों पानी, उदाहरण देखिए मुहावरा का उदाहरण देखिए कि घड़ों पानी पड़ना मतलब कि शर्मिंदा होना। इसके लोकोक्ति देखिए जैसे करनी वैसी बनी, मतलब कर्म का फल भोगना। तो ये क्या हो गया, जैसे करनी वैसी भरनी, मतलब क्या ना कि एक उक्ति बन गया है लोगों के द्वारा। जैसे आप कभी कुछ कीजिएगा या फिर कोई यदि कुछ करता है, जैसे होता है ना कि सबको अपना कर्म का फल मिलता है। तो बहुत बार आप सुने होंगे कि देख लो बाबू आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी आपका कर्म का फल मिलेगा। तो वही हो गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग के बारे में। जैसे देखिए अक्कल पर पत्थर पड़ना, मतलब अक्कल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब कि अक्कल पर मतलब कि दिमाग पर पत्थर पड़ गया। तो इसका यही ना, मान लीजिए कि आपको नहीं पता कि कुछ मुहावरा है तो यही ना अर्थ निकलेगा। तो हमने क्या बताया उसने कि मुहावरे ऐसे होते हैं जो इनके साधारण अर्थ के बजाय कुछ और अर्थ बताते हैं। अक्कल में पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना,
इसके वाक्य हम प्रयोग कर सकते हैं कि तुमने इतना बुरा काम कैसे कर डाला, क्या तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। समझ रहे, क्या तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था, तुम इतना बुरा काम कर बैठा। इसके बाद देखिए, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब ये नहीं कि आप बाला उठाएं और उसके आंख में धूल झोंक दिए, इस प्रकार नहीं। मतलब कि आंखों में धूल झोंकना मतलब कि धोखा देना। जैसे दुकानदार ने नकली सामान बेचकर ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक दी। जैसे होता है ना कि जैसे टीचर आगे गया और आप तुरंत बगल वाला से चुटका लिए और लिख लिए, तो कहा कि आप कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंक रहे हैं, टीचर को धोखा दे रहे हैं और छाप लिए पूरा। तो उसी तरह के दुकानदार ने नकली सामान बेचकर ग्राहकों की आंखों में यह धूल झोंक दी। इसके बाद देखिए क्या है, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब क्या है कि विपरीत कार्य करना, कि सारे नियम तोड़कर तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो। तो इसके बाद क्या है, कमर कसना। कमर कसना कहने का मतलब ये नहीं कि आप कमर कस रहे हैं, कहने का मतलब है कि आप कोई चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब कि परीक्षा नजदीक है, आप कमर कस लो। आप कमर क्या किसी कर ली तो आपका एग्जाम है। यदि आप पहले वीडियो देख रहे हैं कोई और सेशन के तो फिर बढ़िया है। बाकी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये BBMQ सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 के लिए है। और ऐसा नहीं है किसी सेशन 24-28 के लिए, भविष्य में आने वाले किसी भी सेशन से 25-29 सेशन, 26-30 सेशन, या यदि आप किन्हीं का बैक लगा है वे सारे सेशन बिल्कुल देख सकते हैं, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। इसके बाद देखिए क्या है, गुदड़ी का लाल। मतलब गुदड़ी का लाल करने का मतलब क्या, गरीब परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति। डॉक्टर अब्दुल कलाम JPA गुदड़ी के लाल थे। मतलब कि क्या थे, ये गरीब परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। घी के दिए जलाना मतलब बहुत खुशी मनाना। बेटे की सफलता पर उनके घर में घी के दिए जल रहे थे, तो सबको सफल होइए ताकि सबके घर घी के दिए जले। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मतलब कि डर या चिंता से घबरा जाना। रिजल्ट देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ ऐसा ना हो, जब रिजल्ट आए तो आपके भी चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। तो पढ़ लीजिए, इसी पेपर में तो खैर पास हो ही जाइएगा। बाकी जो मेजर पेपर है, माइनर पेपर है, MDC पेपर है, अच्छे से पढ़िए। इसके बाद क्या है, दांतों तले उंगली दबाना। मतलब क्या है, आश्चर्यचकित रह जाना, वाह इतना अच्छे से पढ़ के गए, पूरा रिजल्ट तो मेरा अच्छा आया। तो क्या होगा कि दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। उसके देखिए यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है कि उसकी सुंदरता देखकर सभी के दांतों तले उंगली दब गई। यहाँ पर आप अपना उदाहरण लिख सकते हैं कि अपना जब हम रिजल्ट देखें तो मेरे दांतों तले उंगली दब गई। नाको चने चबवाना मतलब मुश्किल में डालना। पुलिस ने चोरों की नाको चने चबवा दिए। इसके बाद क्या है, पानी पानी होना मतलब कि बहुत शर्मिंदा होना। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पानी पानी हो गया। लोहे के चने चबवाना मतलब कठिन काम करना सिखाना। गुरुजी ने युद्ध कला सिखाकर शिष्यों को लोहे के चने चबवा दिए। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब काम शुरू करते ही विपत्ति आना। मैंने अभी व्यापार शुरू किया था कि बाजार बंद हो गया, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर तुम लोग कुछ प्रमुख मुहावरे देखें। आइए कुछ देखते हैं प्रमुख लोकोक्तियां, उनके अर्थ और वाक्य में इसके प्रयोग कैसे किए जाते हैं, वे सारी चीजें देखते हैं। जैसे क्या है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें मतलब बहुत इच्छित वस्तु की प्राप्ति। नौकरी मिलते ही उसे फ्लैट मिल गया। अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसके बाद देखिए लोकोक्ति क्या है, आप भला तो जग भला मतलब यदि आप अच्छे हैं तो दुनिया भी अच्छी लगेगी। देखिए ये सिर्फ लोकोक्ति नहीं है, तो ये समझने वाली चीज है। कहने मतलब कि आपके दिमाग में ही नेगेटिविटी चीजें भरी रहेगी, तो क्या कीजिएगा, आप कोई भी चीज को देखिएगा, किसी को भी देखिएगा तो आप अपने अनुसार उसको जज करने लगिएगा। तो यही है लोकोक्ति कि आप बहुत बार सुने होंगे कि बाबू आप भला तो जग भला। यदि आप अच्छे हैं तो सबको आपको अच्छे लगेंगे। समझ रहे, मान लीजिए कोई आपको कुछ बोल भी रहे हैं नेगेटिविटी, और यदि आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप क्या कीजिएगा, उस चीज को पॉजिटिविटी में आप चेंज कर दीजिएगा। तो ये कि आप भला तो जग भला। यदि आप अच्छे हैं तो दुनिया भी अच्छी लगेगी आपको। दूसरों को दोष मत दो, याद रखो कि आप भला हो तो जग भला है। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब कि दिखावा बड़ा पर काम खोटा। उसकी दुकान तो बड़ी है पर सामान बहुत खराब है, या तो ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा हो गया। वही है ना, जैसे ये बहुत मतलब हम बहुत बार सुने जब छोटा थे और जब गांव कभी जाते हैं तो बहुत को मुंह से सुने कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो बहुत का क्या होता है ना कि बहुत कुछ फेंकने लगते हैं, और भी जब वो चीज करने का पारी आता है तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर मतलब
इस तरह होता तो हम ये करते हैं। तो वही होता है कि जब चीज जान ही नहीं रहे उस चीज के बारे में बोल क्या रहे हो। तो वही है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा बड़ा पर काम खोटा। उसकी दुकान तो बड़ी है पर सामान बहुत खराब है। बहुत को ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि हम तो सारा पढ़ लिए, एग्जाम में फोड़ देंगे, एग्जाम में फाड़ देंगे। तो क्या होता है कि मतलब वो बस दिखावा कर रहे हैं पर है कुछ नहीं। बहुत को ऐसे हैं जो कम बोलते हैं लेकिन एग्जाम में अच्छे से दे लेते हैं। इसके बाद क्या है, जैसा देश वैसा भेष, स्थान के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। विदेश में रहने के लिए जैसा देश वैसा फेस अपनाना पड़ता है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, मतलब क्या कि दूर की चीजें अच्छी लगती है। लगता है विदेशी की लाइफ बहुत अच्छी है पर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, देखिए जो हमने बोला क्या है कि अपनी अयोग्यता को दोष दूसरे पर डालना। तुम्हें गणित नहीं आती और टीचर को दोष दे रहे हो, या तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो गया। कहने मतलब कि आपको डांसिंग करने नहीं आता है और अब गाना को दोष दे रहे हैं कि गाना अच्छा नहीं बज रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद क्या है कि पानी रहकर मगर से बैर ठीक नहीं। आप बहुत बार ये सारी चीजें सुनी होंगे कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं। शक्तिशाली से बिना वजह दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। बॉस से झगड़ा करना पानी में रहकर मगर से बैर करने के समान। जैसे क्या होता है ना कि यदि आप पानी में तैर रहे हैं और मगर से आप यदि मस्ती कीजिएगा तो वो आपको छोड़ेगा थोड़े ना। तो वही है कि शक्तिशाली से बिना वजह दुश्मनी मोल लेना ठीक बात नहीं है। जैसे वाक्य में प्रयोग देखिए कि बॉस से झगड़ा करना पानी में रहकर मगर से बैर करने के समान है। इसके बाद ये भी बहुत बार आप सुने होंगे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मतलब क्या है कि बुरा कर्म करने पर अच्छे फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। समझ रहे हैं कि आप यदि पढ़े ही नहीं है तो अच्छा रिजल्ट का आपको अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो वही है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, बुरा कर्म करने पर अच्छा फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, चोरी करोगे तो जेल ही जाओगे, और अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएगा, खराब पढ़ के जाओगे मतलब पढ़ के नहीं जाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बाद देखिए क्या है, मुंह में राम बगल में छोरा। मतलब ये जो मुहावरे हम लोकोक्तियां लिए हैं बहुत बार आप सुने होंगे, मुंह में राम बगल में छोरा। मतलब मीठी बातें बोलना पर अंदर से दगा देने वाला। आप बहुत दोस्त आपके जीवन में ऐसे आए होंगे या फिर हो सकता है कि आएंगे, आपके मुंह में तो बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे कि नहीं भाई आप ऐसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जस्ट आप उससे बाहर निकलिए फिर वही व्यक्ति आपके बारे में क्या भला और क्या अच्छा अच्छा बोलेगा दूसरे के आपके बारे में, या आप भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि मुंह में राम बगल में छोरा। मतलब मीठी बातें बोलना पर अंदर से दगा देने वाला। मतलब कि अंदर से मतलब एक होता है ना कि जलन भाव रखने वाला, उस पर भरोसा मत करो भाई, वह मुंह में राम बगल में छोरा वाला इंसान है। इसके बाद क्या है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये भी सुने होंगे आप कि काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। मतलब वकील ने ऐसा समझौता करवाया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। परीक्षा में उपयोगी अभ्यास कुछ दिए गए हैं कि पेट में चूहे कूदना। इसका अर्थ क्या है कि बहुत भूख लगना। वाक्य सारे दिन मतलब क्या है कि सारे दिन कूद के निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इससे क्या है कि पहला पेट में चूहे कूदना, इसका अर्थ क्या है कि बहुत भूख लगना। इसका वाक्य क्या लिख सकते हैं, सारे दिन कुछ ना खाने के कारण मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसको देखिए दूसरा वाक्य क्या है कि दिल बैठ जाना। इसका अर्थ क्या है कि निराश हो जाना, हिम्मत टूट जाना। वाक्य परीक्षा में फेल होने का समाचार सुनकर उसका दिल बैठ गया। देखिए हमने ये सारे वाक्य इसलिए लिखे हैं कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने के प्रति सीरियस हो जाएं, क्योंकि आपको ये अभी बोझ लग रहा है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप सोचिए कि काश उस दिन पढ़ लिए होते हैं, काश उस दिन मोबाइल नहीं चला रहे होते हैं, काश उस दिन रील नहीं देखे होते हैं, तो ये अभी नंबर मेरा और ज्यादा आता और हम सेमेस्टर 3 में होते हैं। तो वही बात है कि दिल बैठ जाना मतलब कि निराश हो जाना, हिम्मत टूट जाना। इसका वाक्य परीक्षा में फेल होने का समाचार सुनकर उसका दिल बैठ गया। निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंधेर थप्पड़ मतलब अर्थ क्या है कि पूरी तरह से अंधकार या गड़बड़ी होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या है, अपराधी का हमेशा डरते रहना। प्रश्न 3 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरे लोकोक्ति से कीजिए। इतना डरने की क्या बात है, डर के आगे जीत है। तो ये सारी चीजें हमने अभ्यास के लिए दिए हैं स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें आप अभ्यास कीजिए। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाइए और इसे डाउनलोड कीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परीक्षा के लिए कुछ यहाँ पे देखिए क्या है, परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पे दिए गए, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा।
इसके बाद देखिए इसमें पल्लवन संक्षेपण, यहाँ से ज्यादा लंबा लंबा नहीं है तो यहाँ से चलिए देखते हैं। पल्लवन क्या है? किसी संक्षिप्त विचार, सूक्ति, कहावत या वाक्यांश को अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक और सारंभित ढंग से लिखने को हम लोग पल्लवन या वाक्य विस्तार कहते हैं। देखिए सुनो, पल्लवन क्या है? पल्लवन स्टूडेंट किसी संक्षिप्त विचार, सूक्ति, कहावत या वाक्यांश को अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक और सारंभित ढंग से लिखने को पल्लवन कहते हैं। मतलब आपको वाक्य दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसमें पल्लवन तैयार कीजिए, जो फिर आप अपने विचार, अपने सूक्ति के अनुसार आप उसे लिखिएगा। इसमें कुछ मुख्य होते हैं कि इसमें दिए गए बीज वाक्य से संबंधित सभी पहलुओं पर यह प्रकाश डालता है। तो देखिए पल्लवन क्या है? पल्लवन क्या देखिए पल्लवन किसी संक्षिप्त विचार, सूक्ति, कहावत या वाक्यांश को अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक और सारंभित ढंग से लिखने का पल्लवन या वाक्य विस्तार से हम लोग कहते हैं। मतलब देखिए आपको कोई एग्जाम में बोल दीजिए कि इसमें आप पल्लवन तैयार कीजिए, तो आप उस चीज के बारे में और भी एक्सपेंड तरीके से आप उसको लिखते हैं। इसे कुछ मुख्य बिंदु हैं कि इसमें दिए गए बीज वाक्य से संबंधित सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। मूल भाव को बिना बदले उसका विस्तार किया जाता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाह में होनी चाहिए। देखिए क्या होता है ना, पल्लवन में आपको एक दो टॉपिक मतलब एक दो लाइन दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि इसमें आप 50 शब्दों में, 500 शब्दों में पल्लवन तैयार कीजिए। तो आप उस चीज को मतलब क्या रूल्स, मतलब उसको आप एक्सपेंड करके लिखिएगा, समझे? जैसे हो गया कि अति सर्वज्ञ सर्वज्ञ, तो इसका मतलब आप अब चलिए यहाँ पर हमने उदाहरण भी दिया, तो वे सारी चीजें अब सिंपली पल्लवन का अर्थ ये समझिए कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि इसमें आप पल्लवन तैयार कीजिए। तो पल्लवन आप किस प्रकार से तैयार कीजिए? उसमें आप मूल भाव को बिना बदले उसका विस्तार कीजिए, अपने विचार से लिखिए इसमें क्या क्या चीजें हो सकता है। जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग पे आपको पल्लवन लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो किस प्रकार से लिखिएगा? उस चीज के बारे में, उसका अर्थ मतलब क्या है, वे सारी चीजें आपको लिखना है। और आपको ये चीज भी ध्यान रखना हो कि भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और आसान हो। जैसे देखिए पल्लवन लिखने के कुछ नियम है, उसे आप देखिए। बीज वाक्य को समझें। सबसे पहले दिए गए वाक्य या विचार को अच्छी तरह पढ़कर उसका मूल भाव समझें। मस्तिष्क मंथन करें, उस विचार से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में सोचें। उदाहरण, कारण, परिणाम, महत्व आदि पर विचार करें। रूपरेखा तैयार करें। विस्तार को क्रमबद्ध तरीके से लिखने की योजना बनाएं। भाषा शैली, भाषा सरल और शुद्ध हो, वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण हो। देखिए अभी जो हम बता रहे हैं बस ये सुनिए, अभी हम उदाहरण जब बताएंगे तो सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या है? तर्क संगत विस्तार। विस्तार करते समय मूल भाव से भटके नहीं, हर बात मुख्य विचार से जुड़ी हो। उचित आकार, पल्लवन ना तो बहुत छोटा हो और ना ही बहुत लंबा हो, और अनगढ़ मतलब कि आमतौर पर 100 से 150 शब्दों तक हो। जैसे देखिए पल्लवन का उदाहरण है बीज वाक्य, मतलब अति सर्व अति हर जगह त्याग देना चाहिए। पल्लवन देखिए कि अति सर्व वर्ग, ये एक संस्कृत की प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है हर चीज की अति बहुत त्याग बुरी होती है, इसलिए उसे बचना चाहिए। संतुलन ही जीवन का आधार है। भोजन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, परंतु अति भोजन बीमारियों की नियंत्रण देता है। पैसा जीवन का सुचारू संचालन करता है, किंतु धन का लोभ इंसान को पतन। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर क्या बोल दिया गया है? देखिए बीज वाक्य क्या है, जो मूल वाक्य क्या है कि अति सर्वज्ञ वर्जिए, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि अति हर जगह त्याग देनी चाहिए। मतलब कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, मतलब जरूरत से ज्यादा कोई चीज नहीं करना चाहिए। संतुलन ही जीवन का आधार है। तो मतलब ये वाक्य आप समझ गए कि बोलना क्या चाह रहे कि अति सर्वज्ञ वर्जियते, मतलब कि अति हर जगह त्याग देनी चाहिए। तो इसी चीज के बारे में आपको पल्लवन अपने शब्दों में लिखना है, जो कि बहुत ही सरल हो, स्पष्ट हो और आसान भाषा में हो। इसके बाद है स्टूडेंट्स संक्षेपण। संक्षेपण जैसे इसका उल्टा होता है पल्लवन का। पल्लवन में हम लोग कोई भी चीज करते हैं, पल्लवन करते हैं उसका एक्सपेंशन करते हैं। लेकिन संक्षेपण में क्या होता है कि आपको कुछ पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसको आपको समझ के, जो उस पैराग्राफ में जो अर्थ है उस सारी चीजों को समझ के उसको अपने शब्दों में बहुत ही सटीक और बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही जो मेन टॉपिक्स होते हैं वे सारी चीजों आपको लिखना, मतलब सार लेखन आपको लिखना होता है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बस वही मुख्य बिंदुओं को आपको लिखना होता है। जो बहुत
तो ऐसे होते हैं कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ना वो पसंद नहीं करेंगे, बोलेंगे कि आप इसमें संक्षेपण तैयार कर दीजिए। संक्षेपण में क्या होता है कि आप उसमें मुख्य बिंदुओं को आप सारांकित कीजिए, मुख्य बिंदुओं को आप लिखिए। लेकिन पल्लवन में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें आपको पल्लवन तैयार करना होगा। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं होती है इसकी और अंतर होती है। परिभाषा देखिए, किसी दिए गए गद्यांश का भाव और विचार बदले बिना उसके मुख्य बिंदुओं को कम शब्दों में एक्सप्रेस करने की कला को हम लोग संक्षेपण या सार लेखन कहते हैं। देखिए संक्षेपण क्या होता है कि किसी दिए गए गद्यांश का भाव या विचार को बदले बिना उसके मुख्य बिंदुओं को कम शब्दों में एक्सप्रेस करने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षेपण या सार लेखन कहते हैं। समझ गए हैं ना कि संक्षेपण क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि आपको गद्यांश दे दिया गया, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका भाव क्या है, उसका विचार क्या है, इन सभी चीजों को पढ़ना है आपको, और उन सभी चीजों को आपको बिना बदले बिना उसके मुख्य बिंदुओं को आपको कम शब्दों में एक्सप्रेस करना होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना होता है कि जो भी गद्यांश आपको दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और उसका जब आप संक्षेपण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो वहां पर मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट चीज दिए गए हैं, आप उससे हट के कुछ नहीं लिख सकते हैं। बस आप वही चीजें लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको छोटे तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें लिख सकते हैं। मतलब सिंपली ये समझिए कि संक्षेपण किसी भी दिए गए गद्यांश का भाव और विचार बदले बिना उसके मुख्य बिंदुओं को कम शब्दों में एक्सप्रेस करने की जो कला होती है उसे ही हम लोग संक्षेपण या सार लेखन कहते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे पहले देखिए यह गद्यांश का सार होता है, इसमें केवल मुख्य विचार ही शामिल किए जाते हैं। उदाहरण देखिए कि दोहराव और अनावश्यक विवरणों को हटा दिया जाता है। संक्षेपण मूल गद्यांश का लगभग 1/3 मतलब कि 1/3 होना चाहिए। जो मूल गद्यांश है उसका लगभग 1/3 होना चाहिए। संक्षेपण लिखने के कुछ नियम है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्या है कि आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या चीजें दी गई है। पहली बार सामान्य रूप से पढ़ें ताकि ओवरऑल थीम आप समझ पाए। दूसरी बार आप गहन अध्ययन से पढ़ें ताकि दूसरी बार पढ़ते हुए मुख्य विचार, तर्क और निष्कर्ष को रेखांकित करें। केंद्रीय भाव ढूंढें, पूरे गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है या पहचानें। मसौदा तैयार करें, रेखांकित मुख्य बिंदुओं को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अनावश्यक बातें हटाएं, उदाहरण कहानियां, विस्तार, दोहराव, अलंकार आदि को हटा दें आप। इसके बाद क्या है, शब्द सीमा का ध्यान रखें। इसे निर्धारित शब्द सीमा आमतौर पर मूल का 1/3 आपको लिखना होता है। शीर्षक दें, संक्षेपण के लिए एक उपयुक्त और संक्षिप्त शीर्षक अवश्य दें। इसका भाषा का विशेष ध्यान रखें कि भाषा स्पष्ट, शुद्ध और तटस्थ हो, अपनी राय ना छोड़ें। तो ये सारी चीजें देखिए, मैं संक्षेपण का कुछ उदाहरण भी दे रखा है। मूल गद्यांश क्या है, लगभग 100 शब्दों में है कि मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। संघर्ष ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति संघर्षों से घबराकर पीछे हट जाता है वे जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। संघर्ष मनुष्य में धैर्य, साहस और परिश्रम की भावना जागाता है। विपरीत परिस्थितियों उसकी क्षमताओं और निखारती है और उसे जीवन की वास्तविकता के लिए तैयारी करती है। इतिहास साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने असंख्य कठिनाइयों का सामना करके ही सफलता के शिखर को छुआ है। इसलिए संघर्ष से इतना नहीं डरना चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। ये तो आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका संक्षेपण हो गया। संक्षेपण में आपको क्या बोले कि सबसे पहले आप शीर्षक तैयार करें। इस चीज को पूरा पढ़ने के बारे में हम लोग क्या पता चल रहा है, हम लोग को यह पता चल रहा है कि संघर्ष का महत्व क्या है हमारे जीवन में। लेकिन इतना बड़ा नाम लिख के डायरेक्ट आप लिखिए शीर्षक में संघर्ष का महत्व। और हम क्या बोले कि जब भी आप संक्षेपण तैयार करें उसमें संक्षेपण का मूल का 1/3 लगभग मतलब कि 35 से 40 मतलब जो भी आपका संक्षेपण जितना भी बड़ा है उसका 1/3 आप लिखें। तो हमने लिखा शीर्षक क्या डाला कि संघर्ष का महत्व, जो भी मुख्य चीजें थे वही सारी चीजें हम लिखते हैं। क्या कहें कि मानव जीवन संघर्षमय है। संघर्ष सफलता की कुंजी है जो व्यक्ति को साहसी और परिश्रमी बनाता है। महापुरुषों ने कठिनाइयों पर विजय पाकर ही सफलता पाई है। अतः संघर्ष से डरना नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। इसके बाद उसमें पल्लवन और संक्षेपण में हमने यहाँ पर अंतर दे रखा है। पल्लवन का परिभाषा क्या है कि यह संक्षिप्त विचार या विस्तार करता है। मतलब कोई भी यदि टॉपिक है तो उसका ये अपने तरीके से आप उस मूल भाव को रखते हुए उसका पूरा पल्लवन तैयार करते हैं। संक्षेपण क्या होता है कि विस्तृत विचार को आप संक्षिप्त करते हैं। देखिए अब ये चीज देखिए, पल्लवन में क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक टॉपिक से उसका पूरा एक विस्तार करते हैं। लेकिन संक्षेपण में क्या होता है कि विस्तृत चीज को हम लोग संक्षिप्त करते हैं। संक्षिप्त मतलब होता है कि छोटा और विस्तार मतलब होता है बड़ा। तो पल्लवन में संक्षिप्त विचार को हम लोग विस्तार करते हैं और संक्षेपण में हम लोग विस्तृत विचार को हम लोग संक्षिप्त करते हैं। ये समझ गए आप। इसका प्रारंभ कैसे होता है, एक छोटा वाक्य या सूक्ति होती है।
लेकिन संक्षेपण में क्या होता है, एक लंबा गद्यांश होता है, उसके हम लोग पल्लवन करते हैं, मतलब उसका हम लोग संक्षेपण करते हैं। इसका देखिए पल्लवन का उद्देश्य क्या होता है कि कल्पना शक्ति और विचारों का विस्तार करना, मुख्य भाव को निकालकर सार प्रस्तुत करना, शब्द सीमा बढ़ती है विस्तार करना, और शब्द सीमा घटती है संक्षेप करना। इसके बाद कौशल की स्किल में बढ़ती है, क्रिएटिव राइटिंग बढ़ती है और आर्टिकल राइटिंग बढ़ती है। समझे क्रिएटिव राइटिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि पल्लवन में क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक दिया गया उसमें लोग पल्लवन तैयार करते हैं, तो हम लोग जो सोचने की शक्ति है, जो भी क्रिएटिविटी है वह बढ़ती है। और एनालिटिकल कहने का मतलब कि देखिए संक्षेपण में क्या होता है, कोई भी गद्यांश दिया होता है उसमें हम लोग मुख्य बिंदुओं को छांटते हैं और उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं उस चीज़ के बारे में। हमेशा ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ऐसा ना हो कि कोई भी गद्यांश दिया गया है आपको और बिना पढ़े आप अपने से कुछ भी लिख दे रहे हैं। आप अपने से मतलब अपने से भी लिखिए, लेकिन जो उसका मेन आइडिया है, जो मेन थीम है, जो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है गद्यांश में, वो चीजों को आप जरूर मेंशन करें। इसके बाद देखिए परीक्षाओं उपयोगी अभ्यास भी कुछ दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि जैसे करने वैसे भरने, इसका आप पल्लवन तैयार कीजिए। जैसे तो इसी प्रकार सेम मतलब देखो वीडियो में इस प्रकार से पूछा गया था कि जैसे करनी वैसी भरनी, तो उसके में आप पल्लवन तैयार कीजिए। तो पल्लवन क्या बोलने की जो भी है, जैसे करनी वैसी भरनी करने का क्या मतलब है कि जैसा करोगे भाई वैसा पाएगा। तो इसका पल्लवन किस प्रकार तैयार कर, जैसे करनी वैसी भरनी एक समान ही है, जैसे करनी वैसी भरनी एक सामान्य लोकोक्ति है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे जीवन में सुख, शांति और सम्मान प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति कोई बुरे कार्य करता है तो उसे फिर बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। तो वही हमने लिखा कि पल्लवन में कुछ हमने अपने से नहीं लिखा। देखो क्या बोला कि जैसे करनी वैसी भरनी, तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि जैसा करोगे भाई वैसा भरोगे। तो वही चीज को हमने पल्लवन लिखा एकदम इस मूल भाव को बनाते हुए कि जैसी करनी वैसी भरनी एक समान लोकोक्ति है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे जीवन में सुख, शांति और सम्मान प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि कोई बुरे कार्यों में लिप्त रहता है तो उसे दुख, अपमान और कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह नियम प्रकृति का शास्त्रोक्त नियम है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। हमारे शास्त्रों में इसे कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसका वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल बन सके। और जरूरी भी स्टूडेंट्स किसी के लिए बुरा नहीं कीजिए, बुरा नहीं सोचिए, क्योंकि मतलब क्यों सोचना, सबका अपना अपना जीवन चल रहा है। किसी को नीचा दिखाने में नहीं रहिए, किसी को पीछे छोड़ने में नहीं रहिए। आप सबसे आगे बढ़िए, लेकिन पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, नहीं तो फिर वही होगा कि जैसे करनी वैसी भरनी। इसके बाद स्टूडेंट की निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में कीजिए। आपको संक्षेपण इसमें किया गया है। आपको मूल गद्यांश यहाँ पे दिए गए, आप इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या है, इसको संक्षेपण तैयार करने के 1/3 में क्या है, मूल गद्यांश क्या है कि आधुनिक युग में विज्ञान ने मनुष्य के जीवन में अनेक सुविधाएं प्रदान की है। हम सभी को जान रहे हैं, जैसे कि बिजली हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया और ये आपका मोबाइल हो गया। यदि असंख्यक उपकरणों के मनुष्य जीवन सरल और सुखमय बना दिया तो दुनिया सिमट गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है और शिक्षा सबके लिए सुलभ हो गई है। किंतु इन सबके साथ ही विज्ञान के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। प्रदूषण, परमाणु हथियार, तनाव और नैतिक मूल्यों का ह्रास आज की बड़ी समस्या है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम विज्ञान को उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करें, न कि विनाश के लिए। देखिए यह तो आपका मूल गद्यांश होगी। यदि आप इसको एक बार पढ़ के सोचिएगा कि चलिए आप इसका संक्षेपण तैयार कर देते हैं, तो हो सकता है कि नहीं पाइएगा, क्योंकि हमने ये तैयार किया तो हमको पता है लगभग 110 शब्दों में है। तो आइए हम लोग इसका शीर्षक देते हैं। शीर्षक में क्या बोलते हैं, तो विज्ञान ये वरदान है या अभिशाप है। हमने यही ना देखा कि देखिए क्या है, मूल गद्यांश में यही सब चीजें दी गई है कि किंतु इन सबके साथ ही विज्ञान के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। प्रदूषण, परमाणु हथियार, तनाव और नैतिक मूल्यों का ह्रास ये आज की बड़ी समस्या है। अतः आवश्यक इस बात की है कि हम विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करें, न कि विनाश के लिए। देखिए शीर्षक वही लिखे हम लोग कि विज्ञान एक वरदान है या फिर अभिशाप है। इसका संक्षेपण जो मूल गद्यांश है, जो मूल चीज दी गई है, उसी चीज का भाव हम लोग इसमें रखते हैं। विज्ञान ने बिजली, संचार और चिकित्सा जैसे सुविधाएं देकर मानव जीवन सरल बनाया है, किंतु इससे प्रदूषण और विनाश के हथियार भी पैदा हुए हैं। इसलिए विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं। पल्लवन के लिए बीज वाक्य के हर शब्द पर गौर कीजिए।
कि उस चीज को समझिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का स्ट्रक्चर बनाए रखें। संक्षेपण के लिए आप मूल गद्यांश को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। शीर्षक देना ना भूलें, यह अंक दिलाता है। संक्षेपण में मूल भाव के अनुकूल ही थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस का प्रयोग करें। समय प्रबंधन परीक्षा में दोनों के लिए समय अलग निर्धारित करें। तो ये सारी कुछ चीजें थे सुने, संप्रेषण अवधारणा और इसका महत्व। तो आइए इसे देखते हैं स्टूडेंट्स। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसे देखते हैं। संप्रेषण शब्द सम प्लस प्रेषण के मूल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से भेजना या पहुंचाना। इसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, तथ्यों और सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। देखिए संप्रेषण क्या है, जब आप दोनों दोस्त आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप संप्रेषण कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो वही है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, भावनाओं, तथ्यों और सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। तो इसका अर्थ क्या है संप्रेषण का, संप्रेषण शब्द सम प्लस प्रेषण के मेल से बना है। संप्रेषण मतलब कहीं ना कहीं समास हो रहा है, आपका 2 शब्द से मिलकर एक शब्द बना है संप्रेषण। तो संप्रेषण शब्द सम प्लस प्रेषण के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से भेजना या पहुंचाना। इसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, तथ्यों और सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। आइए इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि केनेथ के अनुसार इसका परिभाषा क्या है सुनो संप्रेषण का। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इतना हमने दिया है कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो सभी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन आप सिंपली ये समझिए संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। संप्रेषण जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सूचनाएं आदान प्रदान कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, उसी चीज को हम लोग संप्रेषण कहते हैं। फिर एलन के अनुसार क्या है संप्रेषण, संप्रेषण वह पुल है जिसके द्वारा संगठन की सभी गतिविधियों को एक सूत्र में बांधा जाता है। सरल परिभाषा कहें तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना और उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना ही संप्रेषण है। कहने का मतलब है कि जब एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, आप अपने दोस्त से कुछ पूछ रहे हैं कि भाई इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, तो आप उससे पूछ रहे हैं और उधर से जो प्रक्रिया आ रहा है तो वही उसमें संप्रेषण है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना, जब अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो आप अपनी बात दोस्त तक पहुंचा रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना ही संप्रेषण। और जो यदि वो अपना प्रतिक्रिया देता है तो वही संप्रेषण है। तो सरल भाषा में आप यही समझें कि जब एक या एक से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अपनी बातों को पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम लोग संप्रेषण कहते हैं। आइए संप्रेषण की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। संप्रेषण की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है द्विपक्षीय प्रक्रिया, मतलब 2 वे प्रोसेस। इसमें संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों शामिल होते हैं। पहला विशेषता हो गया निरंतर प्रक्रिया। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के हर पहलू में चलती रहती है। तीसरा उसमें व्यापकता, यह हर स्तर पर होता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक और आदि। इसके बाद चौथा जो विशेषता है वह है लक्ष्य उन्मुख। संप्रेषण का कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य अवश्य होता है। इसके बाद डायनेमिक, यह एक अस्थिर प्रक्रिया नहीं है, इसमें लगातार बदलाव आता रहता है। अंत क्रियात्मक, इसमें प्रतिक्रिया का होना अत्यंत आवश्यक होता है। आइए बात करते हैं संप्रेषण का उद्देश्य क्या है। संप्रेषण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है कि सूचना का देना, टू इन्फॉर्म, शिक्षित करना, प्रेरित करना, मनोरंजन करना, सलाह देना, निर्देश देना, ये सारी चीजें। इसके बाद समझाना, संबंध बनाना एवं बनाए रखना। संप्रेषण का महत्व क्या है स्टूडेंट, संप्रेषण मानव जीवन की आधारभूत आवश्यक है। इसका महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है। देखिए संप्रेषण का आखिर महत्व क्यों इतना बड़ा। संप्रेषण मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। इसका महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है। व्यक्तिगत जीवन में अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में सहायक होता है आपका अच्छा संप्रेषण। अपने विचारों और भावनाओं को एक्सप्रेस करने का ये माध्यम होता है। देन परिवार और दोस्तों के साथ यह तालमेल बैठाता है। दूसरा समाज जीवन में, समाज में तालमेल और शब्द दाव बनाए रखना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाना, सामूहिक गतिविधियों का संचालन, ये सारी चीजें।
शैक्षिक जीवन में शिक्षक और छात्र के बीच ज्ञान का हस्तांतरण, पढ़ाई, परीक्षा, प्रोजेक्ट्स में सफलता की कुंजी, एकेडमिक डिस्कशन और डिबेट्स में भाग लेना। इसका और महत्व है कि व्यावसायिक जीवन में संगठन की सफलता की नींव रखता है। तो ये सारी चीजें सार रूप में कहें तो बिना संप्रेषण के मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सभ्यता के विकास का आधार है। आइए जो मेन जो है वह है संप्रेषण की प्रक्रिया, इसका प्रोसेस क्या है इसके बारे में। संप्रेषण एक प्रोसेस है जिसके मुख्य घटक निम्नलिखित है। पहला है प्रेषक, वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है। संदेश दूसरा है संदेश, वह विचार, सूचना या भावना जो भेजी जाती है। इनकोडिंग, संदेश को सिंबल्स, वर्ड्स या गेस्चर्स में बदलना। माध्यम, वह रास्ता जिससे संदेश भेजा जाता है, जैसे कि बोलकर, लिखकर, ईमेल, फोन, व्हाट्सएप आदि, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें। इसके बाद है स्टूडेंट्स अभिग्राही, वह व्यक्ति जिसे संदेश प्राप्त होता है। डिकोडिंग मतलब प्राप्त सिंबल्स या शब्दों का अर्थ निकालना। प्रतिपुष्टि, अभिग्राही की रिस्पॉन्स या रिएक्शन या संप्रेषण प्रोसेस का पूरा करती है। विरोधी शोर, नॉइज या बाधा जो संदेश को सही अर्थ तक पहुंचने में बाधा डालती है। इस प्रोसेस को इस चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं कि प्रेषक, संदेश, इनकोडिंग, माध्यम वगैरह क्या होती है। देखिए पहले सेंडर, इसके बाद ये सेंडर से इनकोडिंग, इसके बाद मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, तो इस प्रकार से संप्रेषण कुछ प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है स्टूडेंट्स वह है भाषा के आधार पर। शाब्दिक संप्रेषण, इसमें दो शब्दों का यूज होता है। पहला मौखिक, बातचीत, भाषण, मीटिंग, ये सारी, लिखित या पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, ये सारी। अशाब्दिक संप्रेषण इसमें बिना शब्दों के संकेतों द्वारा बात की जाती है। शारीरिक भाषा होती है, चेहरे के हाव भाव, हाथों के इशारे, हाथ मिलाना, थपथपाना, ये सारी चीजें संप्रेषकों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए इसके बाद है परीक्षा उपयोगी अभ्यास भी यहाँ कुछ दिए गए हैं जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाएगी। तो ये सारी चीजें आप अभ्यास स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड करके कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और फिर सिर्फ इतना ही इसमें नहीं, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रकार दिए गए भाषा के आधार पर। तो ये सारी चीजें आप पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर सभी चीजें दी गई है आपको। स्टूडेंट तो अभी तक हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट? हमने सबसे पहले समास देखा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, पल्लवन एवं संक्षेपण। इसके बाद हमने इकाई 2 में देखा संप्रेषण, इसका अवधारणा और महत्व, संप्रेषण के प्रकार। इसके बाद आपका था माध्यम एवं तकनीक। तो स्टूडेंट इस माध्यम एवं तकनीक को आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा में आपको दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से आप लिख सकें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। और स्टूडेंट्स ये सभी चीज़ें तो है ही, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि एसी पेपर हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, बहुत बार मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि हिंदी का पहला पत्रकारिता क्या था, इसका मतलब पत्र क्या था, ये सारी चीज़ें भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दी गई है। जैसे देखिए क्या है कि आप ये देखिए, आप यहाँ पर एक बार हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए हैं इसी पीडीएफ में। देखिए ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एक बार इसे पढ़ लें तो सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको देखिए स्टूडेंट यहाँ से आपका 1 वर्ड क्वेश्चन जो एक मार्क्स, हम आपको पीवाईक्यूज भी दिखा देंगे। ये तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा देंगे। कई बार 1 वर्ड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं समास किसे कहते हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो समास क्या है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने गए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। समास से कितने भेद होते हैं? 4 मुख्य भेद होते हैं, तत्पुरुष, द्विगु, द्विंतु, बहुब्रीहि और एक कर्मधारय भी होता है, लेकिन मुख्य यही होते हैं। देशभक्त में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। तो ये सारी चीजें हम करवाए हैं। यदि आप
तो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द में भी जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वे सारे भी हमने दिए हैं। जैसे देखिए सूरज के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, सूर्य दिनकर हो गया। चांद के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, चंद्रमा राशि हो गया। जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में सारे टॉपिक से हमने 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर, टाइम क्वेश्चन सभी चीज़ें दिए हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो मतलब इसके अलावा जो पूछती है यूनिवर्सिटी, जैसे हम आपको दिखाते हैं इसके अलावा जो पूछती है, तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा ताकि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आए। क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, नहीं तो सभी चीज़ें हम आपको करवा ही देते हैं। हम आपको अभी आप दिखा रहे हैं, देखिए संप्रेषण, अवधारणा और महत्व, 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर संप्रेषण का है। इसे सभी टॉपिक्स का हमने दिए हैं। देखिए क्या कीजिए सुनिए, सभी को आप एक बार पढ़िए, उसके बाद जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए गए हैं उसको एक बार आप रिकॉल कीजिए, सभी चीज़ें आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। देखिए एक्स्ट्रा 1 मार्क क्वेश्चन हम इसलिए बताएंगे, कई बार पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। दैनिक जागरण के संस्थापक कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अमर उजाला का मुख्यालय कहाँ है? तो उसमें ये कुछ एक्स्ट्रा है जो यूनिवर्सिटी इसलिए पूछती है कि आपको कितना जनरल नॉलेज आपको पता है, हिंदी के बारे में आप क्या जानते हैं, इसलिए सारी चीजें आपके यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोग का एसी पेपर हिंदी सेमेस्टर 2 सेशन 24-28। ऐसा नहीं कि सिर्फ 24-28 का ही है, इसके अलावा यदि आप किसी भी सेशन से चाहे 25, 29, 26, 30 सेशन तो आप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने जितने भी टॉपिक्स आपके दिए गए थे सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में देखा, सारे टॉपिक्स का हमने कंप्लीट नोट्स को पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए हैं, और फिर लास्ट में 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ताकि आप पूरा पीडीएफ को पढ़ के अच्छे से सभी चीज़ों को रिकॉल करें तो आपको सभी चीज़ें एकदम आसान तरीके से फिट हो जाए। ये पीडीएफ आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फिर एक जरूरी बात, आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले हम वहीं पर सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल से जितने भी चीज़ें जानकारी होती है वहाँ पर हम साझा करते हैं। तो चलिए वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए